हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 3681। अंधकार में एक नई सुबह। गुफा से 5 रंग एक साथ फूट पड़े। झाओ दहाड़ ने गुफा से बाहर भागते हुए आर्यन को पुकारा, बड़े भाई आकर देखो, यह अद्भुत है। गुफा से निकलते हुए रंगों को देखकर आर्यन तुरंत उत्साहित हो गया। क्या 5 तत्व भाइयों ने अपनी शक्तियों को जगा लिया है? वह तुरंत गुफा की ओर बढ़ा। ईशानी ने आर्यन को गुफा में जाते हुए देखा और वह भी मुस्कुरा दी। जैसे ही वह उनके पीछे जाने वाली थी, उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। ईशानी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह आर्यन के पीछे गुफा में नहीं गई, बल्कि थोड़ा पीछे हट गई और पलक झपकते ही अंधेरे जंगल में गायब हो गई। गुफा के अंदर 5 तत्व भाइयों के पेट में कुछ जलती हुई लौ जैसा दिखाई दे रहा था। सभी का रंग अलग अलग था, लेकिन उनकी शक्ल से पता चल रहा था कि वे धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी थे। आर्यन ने उन्हें देखकर धीरे से कहा, क्या वे जाग गए हैं? यूनशी आर्यन के बगल में खड़ी थी। उसकी आंखें सदमे से भरी थीं। तुम्हें उनकी छिपी हुई प्रतिभाओं के बारे में कैसे पता चला? 5 तत्वों की शक्ति। और तुमने एक साथ 5 को ढूंढ लिया, यह। यूनशी को थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा था। 5 तत्वों की शक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल था। भले ही कोई 1 या 2 को ढूंढ ले, लेकिन उन 5 को एक साथ ढूंढना बहुत मुश्किल था। लेकिन गुफा में उन सभी 5 में 5 तत्वों की शक्ति जागृत हो गई थी। यह कहना पड़ेगा कि आर्यन में एक बहुत ही अनूठी अंतर्दृष्टि थी। यह कुछ ऐसा था जो भगवान क्षेत्र के शक्तिशाली भी नहीं कर सकते थे। आर्यन मुस्कुराया, अद्भुत है ना? भले ही यूनशी आर्यन के बिगड़ैल और उत्साहित रूप को सहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा, यह थोड़ा अद्भुत है। यहाँ तक कि भगवान क्षेत्र के शक्तिशाली भी ऐसा नहीं कर सकते थे। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है, तो वे 5 भगवान क्षेत्र में प्रवेश कर पाएंगे। जब तक भगवान क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों द्वारा उनकी खोज नहीं की जाती है, तब तक उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी और वे सीधे भगवान क्षेत्र से जुड़ जाएंगे। बाइली तियानहाई हैरान था, इतना मजबूत? यूनशी ने कहा, 5 तत्वों की शक्ति पहले से ही बहुत मजबूत है। अगर उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण मिलता है, तो उनकी 5 तत्वों की शक्ति आकाशीय भगवान क्षेत्र के 9वें स्तर तक या उससे भी अधिक तक पहुंच सकती है। बाइली तियानहाई ने कहा, जैसा कि अपेक्षित था, प्रतिभा सब कुछ तय करती है। 5 तत्वों की शक्ति, 5 अलग-अलग प्रकार की विशेष शक्तियां। न केवल उनके गुण अलग अलग थे, बल्कि उनके कई विशेष उपयोग भी थे। उदाहरण के लिए, वे खेती करने के लिए 5 तत्वों की शक्ति का उपयोग कर सकते थे। फिर से, 5 तत्व सभी शक्तियों को नियंत्रित करते थे। जैसे जैसे वह बोल रही थी, यूनशी ने आर्यन की ओर देखा। गहरे में वह हैरान थी। जब उसने 5 तत्व भाइयों को देखा, तो उसे उनके शरीरों में कोई अजीब शक्ति महसूस नहीं हुई। पहले तो उसे अजीब लगा, वे इन 5 कमजोरों को क्यों लाएं? उनकी प्रतिभा शून्य थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से गलत थी। वह यह भी समझ गई कि कोई भी व्यक्ति जिसे आर्यन अपने साथ ला सकता था, वह निश्चित रूप से साधारण नहीं था। वह आर्यन को बिल्कुल नहीं समझ पाई। ऐसा नहीं था कि उसने पहले ड्रैगन परिवार के शिष्यों को नहीं देखा था। उसने ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी देखा था। बस इतना था कि
भले ही ड्रैगन परिवार के विशेषज्ञ पुनर्जन्म लेते, वे ऐसी क्षमताओं के मालिक नहीं हो सकते थे। आर्यन ने उन ड्रैगन परिवार के विशेषज्ञों को बहुत पीछे छोड़ दिया था जिन्हें उसने देखा था। क्या वह ड्रैगन की एकमात्र आशा है अब जब ड्रैगन नाड़ी पर्वत नष्ट हो गया है? मुझे समझ नहीं आता। आर्यन ने यूनशी की नजर देखी और वह हंसे बिना नहीं रह सका। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें पता चला कि मैं पहले से ज्यादा सुंदर हूं? यूनशी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी नजर तुरंत ठंडी हो गई। आर्यन हंसा और कहा, मेरी आंखें दुनिया में सब कुछ देख सकती हैं। उनके शरीरों में छिपी हुई प्रतिभा को तो छोड़ो, आज तुमने किस रंग की अंडरवियर पहनी है? मैं इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, यूनशी ने अपनी कटार के साथ भाग निकली और उसे सीधे आर्यन की गर्दन पर रख दिया और उदास होकर कहा, एक और शब्द कहने की कोशिश करो। उसकी आंखें मारने के इरादे से भरी हुई थीं। अगर आर्यन ने एक और शब्द कहा तो वह सच में हमला कर देगी। आर्यन ने तुरंत कहा, मुझे मार डालो, क्या तुम तैयार हो? तुम्हें खुद को पहचानना होगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें पहले से ही मुझसे प्यार हो गया है? यूनशी की आंखें गुस्से से भर गईं और उसने कहा, एक भूत ही तुम्हारे जैसे बूढ़े बदमाश से प्यार करेगा। आर्यन ने कहा, जिद्दी मत बनो, जिस तरह से तुम मुझे देखती हो वह गलत है, तो क्या तुम इसे स्वीकार करती हो? जब वे बात कर रहे थे, आर्यन का शरीर हिल गया। वह तुरंत मुड़ा और यूनशी को अपनी बाहों में भर लिया। बाइली तियानहाई ने एक लंबी सांस ली और कहा, बड़े भाई, इस गुफा में अभी भी लोग हैं, क्या आप अपनी छवि पर ध्यान दे सकते हैं? इसके अलावा ईशानी यहाँ है ना? लड़की। बाइली तियानहाई गुफा में ईशानी को ढूंढ रहा था। हालांकि गुफा में ईशानी नहीं थी। आर्यन की नजर भी तंग हो गई। उसका शरीर बाहर निकला और एक पल में वह गुफा से बाहर उड़ गया और चिल्लाया, छोटी लड़की। अंधेरे जंगल के बीच में आसपास पूरी तरह से सन्नाटा था। एक भी आवाज नहीं थी। इस जगह में सब कुछ स्थिर था। समय भी रुक गया था। यह एक विशेष स्थान था। दानव सम्राट एक घुटने पर बैठा था और उसके सामने ईशानी खड़ी थी। जब ईशानी ने आर्यन की आवाज सुनी तो उसने उदासीनता से कहा, मैं वापस जा रही हूं। दानव सम्राट ने कहा, युवती, आप कब वापस जा रही हैं? फेंगुआंग घाटी पहले ही पागल हो गई है। हर जगह आपको ढूंढ रही है। सभी दानव जाति को इकट्ठा कर रही है। उच्च भगवान का स्थान भी उल्टा हो गया है। ईशानी ने कहा, जब समय आएगा तो मैं स्वाभाविक रूप से वापस जाऊंगी। मैं अभी वापस नहीं जाना चाहती। दानव सम्राट ने कहा, क्या यह उस बच्चे की वजह से है? ईशानी की आंखें ठंडी हो गईं। दानव सम्राट ने तुरंत अपना सिर जमीन पर झुका दिया। ईशानी ने ठंडेपन से कहा, तुम कल उसका इस्तेमाल करना चाहते थे। दानव सम्राट ने तुरंत कहा, मैं हिम्मत नहीं करता। मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं? ईशानी ने कहा, यह सबसे अच्छा है। अगर तुम हिम्मत नहीं करते, कोई भी उसे छू नहीं सकता, समझे? और कल तुमने उसे जो प्राचीन बक्सा दिया था उसके अंदर क्या था? दानव सम्राट ने कहा, मुझे भी नहीं पता। मैंने इसे समय की दरार में पाया। यह बाहरी क्षेत्र से कुछ हो सकता है और इसे खोलने के लिए एक आकाश गहन कुंजी की आवश्यकता होती है। ईशानी ने कहा, यह सबसे अच्छा है। अगर तुम उसे नुकसान पहुंचाते हो, तुम और तुम्हारी जाति इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। दानव सम्राट का माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। उसने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। एक पल बाद ईशानी जाने वाली थी और उसने कहा, किसी को मेरी चाची को संदेश भेजने के लिए कहो कि मैं बहुत सुरक्षित हूँ, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है।
जब समय आएगा तो मैं वापस जाऊंगी। दानव सम्राट ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और कहा, समझ गया। ईशानी चली गई। दानव सम्राट 10 मिनट तक घुटने टेककर बैठा रहा और फिर धीरे धीरे उठा। इस पल में उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था और उसका माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। ईशानी के सामने ईशानी की दिव्य शक्ति की आभा के तहत उसने महसूस किया कि वह एक चींटी के बराबर भी नहीं था। वह भावना बहुत छोटी और असहज थी। उसी समय दानव सम्राट खुश था। अगर उसने कल आर्यन के खिलाफ हमला किया होता तो पूरा प्राचीन भयंकर पर्वत दानव कबीला मर गया होता। तुम कहाँ चली गई थी? जब आर्यन ने ईशानी को जंगल से बाहर आते देखा तो उसने अपने दिल में राहत की सांस ली। ईशानी अपने मासूम छोटी लड़की के भाव में लौट आई, हंसी और कहा, मैं कुछ खाने के लिए पहाड़ से नीचे गई थी, मेरा पेट बहुत भूखा है। इस घाटी में कुछ भी नहीं है। आर्यन ने कहा, अगर तुम खाना ढूंढ रही हो तो तुम्हें कम से कम मुझे बताना चाहिए। ईशानी ने एक छोटी लड़की की तरह अपना सिर झुका लिया जिसने कुछ गलत किया हो और कहा, मुझे माफ कर दो स्वामी, मैं गलत थी। आर्यन को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ और कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परीक्षा समाप्त होने वाली है। जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे लिए मांस भूनकर खिलाऊंगा। ईशानी तुरंत ऊपर नीचे उछली। वाह! आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3682। अंबर दल की परीक्षा। रास्ते में कुछ भी नहीं हुआ। न तो कोई दानव दिखा, न ही कोई जंगली जानवर। चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। प्राचीन भयंकर दल के बाहरी संप्रदाय के गेट पर सभी उम्मीदवार एकत्रित हो गए थे। आप सभी के परिणाम कल सुबह घोषित किए जाएंगे। जो लोग पहले चरण की परीक्षा पास करेंगे वे कल दूसरे चरण में भाग लेंगे, महान कुल मुखिया ने घोषणा की और सभी शिष्य अपने अपने रास्ते चले गए। कई शिष्य इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि परीक्षा कौन पास करेगा। क्या कहने की जरूरत है? यह तो निश्चित ही ज्येष्ठ भ्राता झोंग क्यूई ही होंगे जिन्होंने परीक्षा पहले पास की होगी। जरूर ज्येष्ठ भ्राता झोंग क्यूई ने भी परीक्षा पास की होगी। यह तो तय है कि जिन लोगों ने दानवों को मारा है वे सभी परीक्षा पास कर लेंगे। बस यह नहीं पता कि उनके अलावा और कौन परीक्षा पास करेगा। मुझे तो लगता है कि उनके अलावा कोई और नहीं है। अपनी कोठी में वापस आकर बाइली तियानहाई थोड़ा चिंतित था। बड़े भाई, हमारे अंक अभी 0 हैं। क्या हम परीक्षा के पहले चरण में ही बाहर हो जाएंगे? झाओ दा हान ने कहा, यह मूल्यांकन बहुत ही अनुचित है। अगर लोगों को मारना गलत है तो आप तो बहुत दानवों को मार चुके हैं, उसके लिए आपको केवल 10 अंक ही मिले हैं। यह तो सही नहीं है। अगर यह अंकों पर आधारित होता तो उनमें से कोई भी परीक्षा के दूसरे चरण में प्रवेश नहीं कर पाता। आर्यन ने भी माथे पर बल डाला। वह नहीं जानता था कि बड़े बुजुर्ग क्या करेंगे और किसे चुनेंगे। हालांकि आर्यन हल्के से मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, हमें कल पता चल जाएगा। आप सभी आज रात आराम करें। कल प्रतिभा प्रदर्शन होगा। यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको अच्छी तरह से आराम करना चाहिए। तभी यूनशी आर्यन के सामने आई और बोली, क्या तुम चाहते हो कि मैं उससे जाकर बात करूं? आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर हम सच में बाहर हो जाते हैं तो यह प्राचीन भयंकर दल के लिए एक नुकसान होगा। हमारे लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आंतरिक संप्रदाय अच्छा था।
वहां बहुत सारे खेती के संसाधन थे। हालांकि विवेकेंद्र की मदद से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ खेती करते हैं। हालांकि जब आर्यन ने तारा के बारे में सोचा तो उसे कुछ अपराध बोध हुआ कि वह उससे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पा रहा था। यूनशी ने कहा, ठीक है, तो मैं पहले वापस जाती हूँ। यूनशी चली गई। एस्फिरा ने आर्यन की बाह पकड़ ली और कहा, पति, तुमने मुझसे जिस बारबेक्यू का वादा किया था वह कहाँ है? मेरे छोटे पेट को बहुत भूख लगी है। आर्यन ने एस्फिरा की नाक पर खुजली की और कहा, ठीक है, तुम बहुत लालची हो। मैं कुछ खाना खरीदने जाता हूँ और आज रात तुम्हें पेट भर खिलाता हूँ। बाहरी संप्रदाय एल्डर कैबिनेट। डोंगटियानकुई ने अपने हाथ में जलता हुआ पंख वाला पंखा लहराया। उसने बाहरी संप्रदाय के महान एल्डर की ओर देखा और कहा, क्या तुम समझते हो कि मेरा क्या मतलब है? पहले एल्डर ने झुककर सिर हिलाया। चिंता न करें, पीक लीडर डोंग, मैं वही करूंगा जो आप कहते हैं। डोंगटियानकुई ने हल्के से कहा, अगर कोई पूछता है तो क्या? महान एल्डर ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, मैं अंकों के अनुसार फैसला करूंगा। अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं सीधा खड़ा रहूंगा। डोंगटियानकुई मुस्कुराया और बोला, बहुत बढ़िया। यहाँ 10 ग्रेड 3 के आध्यात्मिक स्रोत पत्थर हैं, उनका उपयोग खेती के लिए करो। अगर तुम यह काम अच्छी तरह से करते हो तो एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तुम आंतरिक संप्रदाय में भी प्रवेश कर सकते हो और एक एल्डर बन सकते हो। पहले एल्डर की आंखें उत्तेजना से चमक उठीं। धन्यवाद, पीक लीडर। डोंगटियानकुई ने अपना हाथ हिलाया और कहा, जाओ और जो करना है वह करो। महान एल्डर ने कहा, समझा। महान एल्डर कमरे से चला गया और डोंगटियानकुई की आंखें तुरंत भयानक हो गईं। डार्क गॉड डिवीजन भी विफल हो गया। कितने बेकार हो। वे एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य से भी नहीं निपट सकते और फिर भी वे कहते हैं कि नश्वर दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे वे मार नहीं सकते। वह आसमान की डींगे मार रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि डार्क गॉड डिवीजन विफल हो जाएगा। आखिर वह डार्क गॉड डिवीजन था, प्राचीन दुनिया का नंबर 1 हत्यारा संगठन। वे पहले कभी विफल नहीं हुए थे, लेकिन अब डोंगटियानकुई अपने दिल में बेहद नाखुश था। उसकी खेती पहले ही स्थिर हो चुकी थी और अगर वह शीर्ष ग्रेड अग्निसार प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी खेती फिर से कम हो जाती। उस समय वह वास्तव में संप्रदाय स्वामी के रूप में अपनी स्थिति को बनाए नहीं रख पाएगा। पूरे प्राचीन भयंकर दल में आर्यन के अलावा, जिसके पास शीर्ष ग्रेड अग्निसार था, उसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिल सका। सिर्फ आर्यन। आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करना चाहते हो? हम भले ही महान एल्डर तुम्हारी रक्षा करे, तुम आंतरिक संप्रदाय में आधा कदम भी रखने के बारे में मत सोचो। डोंगटियानकुई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह आर्यन को आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश नहीं करने दे सकता था। महान एल्डर ने पहले ही आर्यन पर नजर रख ली थी। एक बार जब आर्यन आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर जाता तो वह निश्चित रूप से मुख्य हॉल में प्रवेश कर जाता। उस समय आर्यन के खिलाफ कदम उठाना उसके लिए बहुत परेशानी भरा होता। इसलिए वह निश्चित रूप से आर्यन को आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश नहीं करने दे सकता था। बिल्कुल नहीं। अगर एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य मर गया तो मर गया। भले ही महान एल्डर ने उस पर नजर रखी हो, वह उसके साथ कुछ नहीं करेगा। हालांकि एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के लिए यह अलग था। आंतरिक संप्रदाय के मूल्यांकन में अधिकांश शक्ति मूल्यांकन एल्डरों के हाथों में थी। जब तक वे आर्यन और बाकी को खत्म करने के लिए कुछ करते
तो वे दूसरे चरण के मूल्यांकन में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे। मैं अपना धैर्य खो चुका हूं। इंतजार करो और देखो। तुम लंबे समय तक जीवित नहीं रहोगे। भले ही मैं कुछ न करूं, डार्क गॉड डिवीजन नहीं रुकेगा। वे कभी विफल नहीं हुए हैं और वे किसी भी विफलता की अनुमति नहीं देंगे। बच्चे, बस इंतजार करो और देखो। डोंग तियानकुई के होंठ ठंडेपन से मुड़ गए। बेकार चीज, तुम इतना आसान काम भी नहीं कर सकते। तुम किस काम के हो? तुम आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम योग्य हो? मीनराज बेहद गुस्से में था। जब उसे पहली बार पता चला कि आर्यन जिंदा लौट आया है तो वह बेहद नाखुश था। झोंग क्यूई का शरीर थोड़ा कांप गया। जैसा कि उसने कहा, ज्येष्ठ भ्राता, वास्तव में दानव घाटी में कोई अच्छे अफसर नहीं हैं और कई एल्डर हमारी निगरानी कर रहे हैं। एक बार जब हमें पता चलता है तो हमारे सभी अंक शून्य पर रीसेट हो जाएंगे। और वह लड़का हर समय छिप रहा था। मुझे कोई मौका नहीं मिल सका। यह झूठ था कि वह आर्यन को नहीं ढूंढ सका। यह सच था कि उसे डर था कि उसके अंक शून्य पर रीसेट हो जाएंगे। अगर उसके अंक शून्य पर रीसेट हो जाते तो वह दूसरे चरण में प्रवेश करने का अधिकार खो देता। इसलिए उसने दानव घाटी में आर्यन पर कोई कदम नहीं उठाया। मीनराज की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी क्योंकि उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और गुस्से से कहा, क्या यही तुम्हारा कारण है? तुम यहां मेरे साथ बकवास कर रहे हो? उसके चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान बहुत दर्दनाक थे। झोंग क्यूई के मुंह के कोने से भी खून बह रहा था क्योंकि वह घुटनों के बल बैठ गया और बोला, ज्येष्ठ भ्राता, चिंता मत करो। मैं तीसरे चरण में उसका सामना करूंगा। मैं निश्चित रूप से उसे मार डालूंगा। मीनराज ने ठहाका लगाया और कहा, तीसरा चरण? हम? झोंग क्यूई, क्या तुम मेरे साथ चाल चलने की कोशिश कर रहे हो? तुम पहले अपनी रक्षा करना चाहते हो? क्या तुम मानते हो कि मैं सिर्फ एक वाक्य से तुम्हें पहले चरण में विफल कर सकता हूं? मीनराज ने ठंडेपन से कहा। झोंग क्यूई ने अचानक घुटने टेक दिए और कहा, ज्येष्ठ भ्राता, मैं गलत था, मैं गलत था। कृपया मुझे एक और मौका दें। मैं निश्चित रूप से उसे मार डालूंगा। मैं आपसे भीख मांगता हूं। मैं निश्चित रूप से उसे तीसरे चरण में मार डालूंगा। मीनराज ने झोंग क्यूई की ओर देखा। तुम अब एक कुत्ते की तरह दिखते हो। चूंकि तुम एक कुत्ते हो, तुम्हें एक आज्ञाकारी कुत्ता होना चाहिए, वरना तुम्हें इस दुनिया में रहने की जरूरत नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या किसी अन्य विषय पर लिखूं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3683। एक नई सुबह का उल्लास। सुबह का समय था। 5 तत्वों वाले भाई पहले से ही बाहरी दल के मैदान में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वे परीक्षा में पास होंगे या नहीं। वे बस जल्द से जल्द आर्यन को बताना चाहते थे कि क्या वह परीक्षा पास कर पाया है। पूरा मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था और उनमें से कई 5 तत्वों वाले भाइयों जैसे ही थे। वे सभी जल्द से जल्द यह जानना चाहते थे कि परीक्षा में कौन पास हुआ है, कौन पास होगा। इस साल के परीक्षा परिणाम पहले से बेहतर हैं। इस साल पिछले सालों की तुलना में पहाड़ की श्रृंखला से जीवित लौटने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। मुझे आश्चर्य है कि दूसरे दौर में कितने लोग पास होंगे। ज्येष्ठ भाई सोंगहुआंग तो निश्चित रूप से पास होंगे। यह तो तय है। वही तो हैं जिन्होंने दानव जानवर को मारा था।
मैंने सुना है कि इस बार किसी को परीक्षा में नकारात्मक अंक मिले हैं। आकाशभक्षी चूहा कौन है? हाँ हाँ हाँ। नकारात्मक अंक? हाँ हाँ हाँ। सचमुच अद्भुत। हजारों सालों में नकारात्मक अंक बहुत कम देखने को मिलते हैं। नकारात्मक अंक वाला वह शिष्य आर्यन कहलाता है। वह सच में एक प्रतिभा है। बहुत से लोग उस पर हंस रहे थे। 5 तत्वों वाले भाई यह सुनकर बहुत नाखुश थे और उनके चेहरों पर क्रोध के भाव थे। तभी एक बुजुर्ग सूची लेकर बाहर आया और सभी शिष्य उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। यह दूसरे दौर की परीक्षा की सूची है। रैंकिंग की घोषणा की गई। ज्येष्ठ भाई चेंग कुआंग पहले स्थान पर पास हुए हैं। ज्येष्ठ भाई सोंग हुआंग दूसरे स्थान पर हैं। हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा था कि ज्येष्ठ भाई सोंग हुआंग निश्चित रूप से परीक्षा पास करेंगे। मैं भी परीक्षा पास कर गया हूँ। मेरा नाम इस पर है। हाँ हाँ हाँ। मेरा नाम भी यहाँ है। हे भगवान, मैंने सोचा था कि मैं निश्चित रूप से बाहर हो जाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। हाँ हाँ हाँ। पिता, माँ, क्या आप स्वर्ग से देख रहे हैं? 200 साल हो गए हैं और मैं आखिरकार पहला दौर पास कर गया हूँ। वहाँ 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 बॉस का नाम है। बॉस आर्यन का नाम है। बाइली तियानहाई और बड़े भाई झाओ दाहान का भी नाम है। रुको, और हमारे नाम भी। हाँ हाँ हाँ। हम भी परीक्षा पास कर गए हैं, हम भी। जब उन पांचों ने अपने नाम देखे तो वे इतने उत्साहित थे कि उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे परीक्षा पास कर पाएंगे। इसके बाद वे पांचों वापस भाग गए। हम पास हो गए। हम पास हो गए। वे रास्ते भर चिल्लाते रहे, मानो वे अपने पिछले जीवन में किसी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में हों। आर्यन कमरे से बाहर निकला और पूछा, क्या तुम पास हो गए? आग ने कहा, हाँ, वे पास हो गए। बॉस, भाई तियानहाई, भाई बड़ा मूर्ख सब पास हो गए। बहन यूनक्सी भी पास हो गई। लगता है कि इस बार याओ घाटी से बाहर आने वाले सभी लोग पास हो गए हैं। यह साल बहुत खास है। आर्यन मुस्कुराया और कहा, यह अच्छी बात है कि तुम पास हो गए। कल प्रतिभा का प्रदर्शन है। तुम सभी के पास अभ्यास करने के लिए एक दिन है। और मेहनत करो। उन पांचों ने एक साथ सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद बॉस। आर्यन के बिना वे आज जहां थे वहां नहीं होते। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? धूम। दोंगतियानकुई गुस्से से पागल हो गया। उसके शरीर का दबाव तुरंत नीचे गिरा, जिससे बाहरी दल का महान बुजुर्ग घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। पहले बुजुर्ग ने घबराकर कहा, शिखर स्वामी डोंग, मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने नाम सूची की जांच बिल्कुल नहीं की। यह आंतरिक द्वार के पहले बुजुर्ग द्वारा तय किया गया था। जब तक आप पहले दौर में जीवित रहते हैं, आप सभी ने पहला दौर पास कर लिया है। मैं तो बस एक बाहरी दल का बुजुर्ग हूं। मैं आंतरिक द्वार के पहले बुजुर्ग के फैसले को कैसे बदल सकता हूं? शिखर स्वामी डोंग, कृपया जांच करें। दोंगतियानकुई की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हारा मतलब है कि यह नाम सूची पहले बुजुर्ग द्वारा चुनी गई थी? यह कब हुआ? बाहरी दल के महान बुजुर्ग ने कहा, आपके पास से निकलने के बाद पहले बुजुर्ग के शिष्य लू शुन पहले बुजुर्ग के प्रतीक के साथ आए। मुझ जैसा एक बुजुर्ग कुछ भी कहने की हिम्मत कैसे कर सकता था? पहले बुजुर्ग के प्रतीक का तो सवाल ही नहीं उठता। दोंगतियानकुई के आंखों के कोने पर मांसपेशियां थोड़ी सी खींची। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गहरी आवाज में कहा, धिक्कार है।
बाहरी दल के महान बुजुर्ग की आंखें ठंडी हो गईं। डोंग तियानकुई ने ठंडी सांस ली और कहा, यह मामला तुम। बाहरी दल के महान बुजुर्ग ने तुरंत कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ऐसा कभी नहीं हुआ। डोंग तियानकुई ने ठंडे लहजे में कहा, समझदार लोग ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। तुम बहुत समझदार हो, लेकिन ज्यादा समझदार मत बनो। नहीं तो तुम एक दिन इस दुनिया से गायब हो सकते हो। क्या तुम समझे? बाहरी दल का महान बुजुर्ग डर से कांप उठा और जल्दी से जमीन पर झुक गया। यह तुच्छ व्यक्ति समझ गया, यह तुच्छ व्यक्ति समझ गया। बाहर निकलो, डोंग तियानकुई चिल्लाया। बाहरी दल का महान बुजुर्ग जल्दी से कमरे से निकल गया। इसी समय कमरे में हवा में एक बुरी आत्मा का समूह अचानक प्रकट हुआ। एक काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी उस काली बुरी आत्मा के समूह से बाहर आया। बूढ़े आदमी की छाती पर एक गहरा शब्द कढ़ा हुआ था और उसकी आंखें एक भूत की तरह ठंडी थीं, जो डोंग तियानकुई को घूर रही थीं। डोंग तियानकुई का दिमाग तुरंत शांत हो गया। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। तुम डार्क गॉड डिवीजन से हो? बूढ़े आदमी ने ठंडे लहजे में कहा, छायादेव असफल हो गए। संगठन ने मुझे उनकी देखभाल करने के लिए यहाँ भेजा है। मुझे उनका स्थान बताओ। डोंग तियानकुई की आंखों में उत्साह की चमक थी और उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि डार्क गॉड डिवीजन प्राचीन दुनिया का नंबर 1 हत्यारा संगठन है। यह सचमुच अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। लेकिन स्वामी, प्राचीन उग्र दल में लोगों को मारना आपके लिए अच्छा नहीं है ना? बूढ़े आदमी ने अपनी दो भूतों जैसी आंखों को ऊपर उठाया और ठंडे लहजे में कहा, प्राचीन उग्र दल में लोगों को मारूं तो क्या? प्राचीन उग्र दल के एक बाहरी दल के शिष्य की तो बात ही छोड़ो, अगर यह तुम्हारे दल के स्वामी के सामने भी हो तो भी मैं उसे मार डालूंगा। बहुत अहंकारी। एक पागलपन जो हड्डियों से आता था। इसके अलावा इस तरह का अहंकार वह नहीं था जो अहंकार होने का दिखावा करता था, बल्कि वह अहंकार था जो महान शक्ति रखने से आता था। उसने तो भीषण अग्निदेव को भी अपनी नजरों में नहीं रखा। डार्क गॉड डिवीजन कितना शक्तिशाली था। डोंग तियानकुई और भी उत्साहित हो गया और उसने कहा, मैं खुद को उजागर नहीं करना चाहता, तो क्या मैं श्रीमान से 2 दिन रुकने का अनुरोध कर सकता हूँ? कल दूसरे दौर की परीक्षा होगी और परसों मार्शल आर्ट प्रतियोगिता होगी। उस समय अगर मैं उसे मार्शल आर्ट के मैदान में मार देता हूँ तो कोई मुझ पर संदेह नहीं करेगा। स्वामी, क्या यह ठीक रहेगा? इसके अलावा समझौते के अनुसार आपको मुझे वह दिलवाना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। डोंग तियानकुई उच्च श्रेणी के अग्निसार के बारे में नहीं भूला था। हालांकि बूढ़ा आदमी उसके साथ शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था और सीधे कहा, मैंने पहले ही कहा है, भले ही भीषण अग्निदेव मेरे सामने हो तो भी मैं उसे मार डालूंगा। तुम मेरा समय बर्बाद नहीं कर सकते। जहां तक तुम जो चाहते हो, मैं तुम्हें समय आने पर उसकी अंतरिक्ष की अंगूठी दे दूंगा। तुम उसे खुद ढूंढ सकते हो। अब मुझे उसका स्थान बताओ। छायादेव की विफलता से डार्क गॉड डिवीजन के उच्च अधिकारी बहुत असंतुष्ट थे। जब से जुआन परिवार ने इस हत्यारे संगठन को गुप्त रूप से स्थापित किया था, न केवल नश्वर दुनिया में बल्कि उच्च देव अंतरिक्ष में भी वे उन उच्च देव क्षेत्र के विशेषज्ञों की हत्या करने में कभी असफल नहीं हुए थे। यह एकमात्र समय था। उच्च अधिकारी बहुत असंतुष्ट थे। उन्हें डार्क गॉड डिवीजन की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए कम से कम समय में इस लक्ष्य से छुटकारा पाना था। डोंग तियानकुई ने एक पल के लिए सोचा, फिर सोचा, यह अच्छा है, इस विपत्ति से जल्दी छुटकारा पाना अच्छा है। तब आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं।
और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3684। अंबर दल का एक योद्धा। 10,000 शोधन स्थान में आर्यन अपनी तलवार की भावना को और भी निखारने में लगा हुआ था। एक तलवार साधक के लिए तलवार की भावना ही सब कुछ होती है। यह उसकी साधना बढ़ा सकती थी, उसकी तलवार की शक्ति को बढ़ा सकती थी और उसे बंधनों से मुक्त कर सकती थी। हो आर्यन ने गहरी सांस ली और माथे पर बल डाला। उसके हृदय में हलचल हुई और तलवार संत क्षेत्र की तलवार की भावना उसके शरीर से निकलकर फैलने लगी। यह ऊर्जा एक एक करके बाहर की ओर निकलने लगी और धीरे धीरे एक जगह जमा होने लगी। हो गया। आर्यन की आंखों में दृढ़ता थी और वह चिल्लाया। बाहर निकली हुई तलवार की भावना एक लंबी तलवार का आकार लेने लगी। तलवार संत क्षेत्र से तलवारमर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तलवार साधकों को अपनी ऊर्जा को तलवार में बदलना पड़ता था। ऊर्जा को अमर तलवार में बदलना। तलवार 10,000 मील तक उड़ सकती थी। तलवार का आकार धीरे धीरे ठोस होने लगा, तलवार की मूठ से लेकर उसकी धार तक। तलवार के शरीर पर कई तरह की रेखाएं उभरने लगीं। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। जैसे ही मैं अपनी ऊर्जा को तलवार में बदलने में सफल हो जाऊंगा, मेरी साधना तेजी से तलवारमर क्षेत्र में पहुंच जाएगी और तब मैं उस काल कोठरी में प्रवेश कर पाऊंगा। आर्यन ने अपना मन कस लिया और अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि उसकी तलवार की भावना और भी मजबूत और शक्तिशाली हो सके। तलवार का आकार लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन तभी एक जोरदार गर्जना के साथ तलवार की भावना अचानक फट पड़ी। पूरा तलवार का आकार तुरंत बिखर गया और बाहर निकली हुई तलवार की भावना भी तुरंत शून्य में बदल गई। कुछ भी नहीं बचा। आर्यन का शरीर भी नीचे झुक गया और उसने गहरी सांस ली। हूँ, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। आर्यन इस बात से निराश नहीं था कि वह अपनी ऊर्जा को तलवार में बदलने में विफल रहा। इसके बजाय वह थोड़ा उत्साहित था, क्योंकि इस बार उसने बहुत सुधार किया था। दूसरे तलवार साधकों के लिए उन्हें अपनी ऊर्जा को तलवार में बदलने के लिए तलवारमर क्षेत्र तक पहुंचने का इंतजार करना पड़ता था, जबकि आर्यन अभी केवल तलवार संत क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। उसकी वर्तमान साधना के लिए अपनी ऊर्जा को तलवार में बदलना बहुत दूर की बात थी, लेकिन वह अभी लगभग सफल हो ही गया था। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में दूसरे तलवार साधक सोच भी नहीं सकते थे। हूँ, फिर से। आर्यन ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी और फिर से साधना शुरू कर दी। फीनिक्स, जिसे अब हम वनी कहेंगे, आर्यन की विशेष बारबेक्यू खा रही थी। उसका मुंह तेल से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर खुशी छाई हुई थी, मानो उसने पूरी दुनिया पाली हो। बहुत स्वादिष्ट। पतिदेव, आप कमाल के हैं। लेकिन विनी ने आर्यन के कमरे की ओर देखा। उसका छोटा सा मुंह फुला हुआ था और उसने धीरे से कहा, जब मैं भविष्य में आपके पास नहीं रहूंगी तो आप क्या करेंगे? क्या मैं फिर कभी ऐसा स्वादिष्ट भुना हुआ मांस खा पाऊंगी? विनी थोड़ी निराश थी। वह जानती थी कि उसे एक दिन जाना ही होगा और वह दिन अब करीब आ रहा था। उसे फीनिक्स घाटी में लौटना था। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था और वह इससे बच भी नहीं सकती थी। वह इस बात को अच्छी तरह जानती थी। जब भी वह यह सोचती कि उसे आर्यन को छोड़ना पड़ेगा, उसके दिल में थोड़ी उदासी आ जाती थी। वह हमेशा आर्यन के साथ रहना चाहती थी और हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी। आर्यन के पास रहकर वह हर दिन खुश रहती थी। यह कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जब तक मैं फीनिक्स घाटी वापस नहीं जाती और अपने काम पूरे नहीं कर लेती,
फिर मैं अपने पति का पीछा करूंगी ही। वनी खिलखिलाकर हंसी और भुने हुए मांस का एक और टुकड़ा खाने के लिए उठा लिया। इसी समय एक काला दुर्भावनापूर्ण आभा का पुंज अचानक नीचे आया। वनी ने कुछ न देखने का नाटक किया और भुना हुआ मांस खाना जारी रखा। बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आया और आंगन में छोटी लड़की को देखा। उसकी आंखें थोड़ी हैरान थीं। कितनी सुंदर छोटी लड़की है। इस तरह की सुंदरता के साथ जब तुम बड़ी होगी तो क्या होगा? यह कहा जाना चाहिए। जिस किसी ने भी वनी को देखा था वह उसकी सुंदर उपस्थिति से मंत्रमुग्ध हो गया था। एक अविश्वसनीय आकर्षण। वह बुजुर्ग भी वैसे ही था। उसकी पहले से ठंडी आंखों में भी थोड़ी दयालुता झलक रही थी। वह वनी के पास गया और धीरे से कहा, छोटी लड़की, क्या तुम अकेली हो? वनी ने बुजुर्ग को देखने के लिए अपना सिर उठाया, सिर हिलाया और कहा, वे सब घर में साधना कर रहे हैं। जैसे ही उसने बात की, उसने भुना हुआ मांस उठाया और उसे स्वाद लेकर खाने लगी, जिससे लोग अनजाने में अपनी लार निगलने लगे। बुजुर्ग ने कमरे पर नजर डाली, फिर वनी को देखा और कहा, छोटी लड़की, जब मैं अपना काम कर लूं तो तुम मेरे साथ आ सकती हो और मेरी छोटी ताओवादी बन सकती हो। उसे वनी सच में पसंद आई थी, खासकर वनी की बेदाग शुद्ध आंखें। वे एक झरने के पानी की तरह थीं, मासूम और शुद्ध, बिना किसी अशुद्धि के। लोग उसकी मदद किए बिना उसे पसंद नहीं कर सकते थे। वनी ने पूछा, क्या आपकी ताओवादी बनकर भुना हुआ मांस खाने को मिलेगा? बुजुर्ग हंसा और कहा, तुम जो चाहो वह खा सकती हो। उसे लगा कि वनी और भी मासूम है। वनी ने फिर पूछा, क्या ऐसा स्वादिष्ट भुना हुआ मांस मिलेगा? बुजुर्ग ने कहा, बेशक, तुम जो चाहो वह स्वादिष्ट भोजन खा सकती हो। मेरी ताओवादी के रूप में मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। वनी खिलखिलाकर हंसी और कहा, नहीं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इतना स्वादिष्ट भुना हुआ मांस नहीं बना सकता। बुजुर्ग ने कहा, मेरे पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली रसोइये हैं। उसके बात खत्म करने से पहले वनी ने कहा, मैं आपको थोड़ा चखाती हूँ और आपको पता चल जाएगा कि आपके रसोइये कुछ भी नहीं हैं। वनी ने उसे भुने हुए मांस का एक छोटा सा टुकड़ा दिया। उसने ज्यादा नहीं दिया क्योंकि उसे डर था कि उसके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। बुजुर्ग ने उसे लिया, एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसने उसे ध्यान से चबाया और निगल लिया और कहा, यह सच में बुरा नहीं है। वनी हंसी, बुरा नहीं है, है ना? क्या आप जानते हैं कि यह मांस किसने भुना है? वनी को गर्व महसूस हुआ और उसने कहा, यह मेरे पति का भुना हुआ मांस है, दुनिया में सबसे स्वादिष्ट। बुजुर्ग ने कहा, भुना हुआ मांस बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम और भुना हुआ मांस खाना चाहती हो तो तुम्हें और लंबा जीना होगा। मैं तुम्हें बहुत बहुत लंबे समय तक जीने दे सकता हूँ। जब मैं अपना काम कर लूं तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। वनी ने बुजुर्ग को देखा और कहा, आप यहाँ क्या करने आए हैं? बुजुर्ग ने कहा, एक व्यक्ति को मारने। वनी ने पूछा, किसे मारने? बुजुर्ग ने कहा, एक लड़के को जिसका नाम आर्यन है। वनी की आंखों में कोई हलचल नहीं थी, वह अभी भी उतनी ही मासूम थी और उसने कहा, ओह, क्या मैं उसे मारने नहीं दे सकती? बुजुर्ग ने कहा, क्या तुम उसे जानती हो? वनी ने सिर हिलाया और कहा, मैं जानती हूँ, वह मेरे पति हैं, क्या आप उन्हें नहीं मार सकते? बुजुर्ग हंसा और कहा, नहीं, किसी ने उसके सिर के लिए पैसे दिए हैं। यह काम पहले ही स्वीकार कर लिया गया है और जब तक यह पूरा नहीं हो जाता तब तक हम नहीं रुकेंगे, इसलिए मुझे खेद है। वह वनी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वह अभी भी वनी को अपनी ताओवादी के रूप में लेना चाहता था। माफी मांगने की जरूरत नहीं है।
वनी ने उदासीनता से कहा, अपने हाथ में भुना हुआ मांस अभी भी पकड़े हुए उसने धीरे धीरे उसे खाया और कहा, क्योंकि मैं किसी को भी उन्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। बुजुर्ग हंसा और कहा, तुम? वनी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें उन्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। बुजुर्ग और भी जोर से हंसा और कहा, छोटी लड़की, मैं जानना चाहता हूं कि तुम मुझे कैसे रोकोगी। वनी ने शांत चेहरे से कहा, क्या तुम्हें अभी अभी खाया हुआ भुना हुआ मांस याद है? बुजुर्ग की भौहें अचानक कस गईं, उसकी आत्मा का स्रोत हिल गया और वह अभी अभी निगले हुए भुने हुए मांस को थूकना चाहता था। वनी हंसी, अगर तुम उसे थूक भी देते हो तो कोई फायदा नहीं। बुजुर्ग की आंखों में दृढ़ता आ गई, उसने वनी को घूरकर देखा और गहरी आवाज में कहा, तुम कौन हो? उस पल में उसे अब यह महसूस नहीं हुआ कि वनी बहुत शुद्ध और मासूम थी। वनी खिलखिलाकर हंसी और कहा, मैं उनकी छोटी पत्नी हूँ। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3685। अंधप्रभ का साया और अज्ञात भय। बूढ़े आदमी को यह नहीं पता था कि वह जो बारबेक्यू खा रहा था उसका क्या मतलब था। जहर। उसे अभी तक अपने शरीर में किसी भी जहर के फैलने का एहसास नहीं हुआ था। इसके अलावा उसे अचानक एहसास हुआ कि जिस फीनिक्स को वह मासूम समझ रहा था वह वैसी नहीं थी जैसा उसने सोचा था। इसके विपरीत वह एक महान शत्रु का सामना कर रहा था। उसके शरीर का ऑरा उमड़ पड़ा। धूम। एक जबरदस्त दबाव तुरंत फट पड़ा, एक पहाड़ की तरह फीनिक्स पर टूट पड़ा। उसकी दुबली तली उंगलियों ने जकड़ लिया और जमीन पर ऊर्जा का एक मोटा भंवर बन गया। उसका शरीर हवा में उछला और माउंट ताई के दबाव के साथ मिलकर फीनिक्स की ओर बढ़ गया। मर। फीनिक्स बिल्कुल भी घबराई नहीं। उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा भी नहीं। वह अभी भी अपने हाथ में बारबेक्यू पकड़े हुए थी। चबाते हुए उसने कहा, मैंने अभी कहा, जो बारबेक्यू तुमने खाया। बूढ़े आदमी ने ठंडे लहजे में कहा, छोटी बच्ची, तुम इतनी कम उम्र में भी मुझसे झूठ बोल सकती हो। मेरे शरीर में बिल्कुल भी जहर नहीं है, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम? फीनिक्स खिलखिलाकर हंसी, क्या मैंने कहा कि तुमने जो बारबेक्यू खाया वह जहरीला था? मैंने ऐसा नहीं कहा, है ना? लेकिन तुमने अभी जो बारबेक्यू खाया उसमें एक विशेष शक्ति है। बूढ़े आदमी की हथेली फीनिक्स की भौहों के केंद्र पर प्रहार करने वाली थी और वह कपटपूर्ण हो गया। मर। इस समय फीनिक्स की दो उंगलियां थोड़ी हिलीं। पा। उसने अपनी उंगलियां चटकाई। आगे बूढ़े आदमी के पीछे एक गुमनाम ब्लैक होल प्रकट हुआ। ब्लैक होल घूम रहा था और एक शक्तिशाली भक्षण शक्ति ने पागलपन से हमला किया, सीधे बूढ़े आदमी को अंदर खींच लिया। बूढ़े आदमी का शरीर बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सका। इसके अलावा जो शक्ति उसने जारी की थी वह भी तुरंत खींच ली गई। अजीब तरह से उसके अलावा पूरे आंगन में जरा सा भी हलचल नहीं हुई। वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। बूढ़े आदमी ने अपने पीछे के ब्लैक होल को देखा और उसकी आंखें काली हो गईं जब उसने कहा, यह क्या है? तुम आखिर कौन हो? फीनिक्स अभी भी बारबेक्यू खा रही थी और उसने कहा, यह एक स्पेसटाइम क्रैक है। यह उन लोगों को निगलने में माहिर है जो मेरे पति को चोट पहुंचाना चाहते हैं। हम्फ। उसने फिर से अपनी उंगलियां चटकाईं। धूम। ब्लैक होल लुढ़क गया और बूढ़ा आदमी तुरंत ऊर्जा की एक लहर से बंध गया। फिर उसे ब्लैक होल में खींच लिया गया और शून्य से एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। फिर पूरी दुनिया शांत हो गई।
आंगन में कोई बदलाव नहीं हुआ। आर्यन ने दरवाजा खोला और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। फीनिक्स को आंगन में बारबेक्यू खाते हुए देखकर वह थोड़ा शांत हुआ और पूछा, अभी क्या हुआ था? फीनिक्स खिलखिलाकर हंसी और बोली, कुछ नहीं। आर्यन बड़बड़ाया, क्या मैंने गलत महसूस किया? ठीक है। छोटी लड़की, लापरवाही से बाहर मत जाओ। अगर कुछ होता है तो तुम्हें मुझे सूचित करना होगा, आर्यन ने चेतावनी दी। फीनिक्स ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं समझ गई। यह कहने के बाद आर्यन अपनी खेती जारी रखने के लिए अपने कमरे में लौट गया। जहां तक फीनिक्स की बात है, उसने कुछ नहीं हुआ की तरह एक भुनी हुई हड्डी पकड़ी और उसे कुतरती रही। हालांकि डार्क गॉड डिवीजन में एक शब्द डीटी पोजीशन प्लेट से गिर गया। पहचान पत्र खोने का मतलब मृत्यु था। ठीक एक दिन पहले के छाया भगवान की तरह डार्क गॉड डिवीजन ने उसके पहचान पत्र के गिरने के बाद ही एक दूसरे हत्यारे को भेजा था। हालांकि 2 दिनों से भी कम समय में 2 हत्यारे मारे गए थे और वे दोनों देवतास्तरीय हत्यारे थे। डार्क डीटी हॉल कुछ विशाल पत्थर के खंभों के अलावा और कुछ नहीं था जो आकाश तक पहुंचते थे। डार्क सिंहासन पर काले कोहरे का एक पुंज उमड़ रहा था और एक पागल जानवर की तरह क्रूर दिख रहा था। उसकी कर्कश आवाज अंतहीन गुस्से से भरी थी, एक और असफलता। तुम लोग क्या कर रहे हो? डार्क गॉड डिवीजन की स्थापना के बाद से कभी कोई असफलता नहीं मिली है। सिर्फ 2 दिनों में 2 हत्यारे मारे गए हैं। आखिर क्या हुआ? आह! गड़गड़ाहट। आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी गरज रहे हैं। घने काले कोहरे से सुनहरी किरणें फूटती रहीं। केवल एक स्वर्गीय देवता क्षेत्र का विशेषज्ञ ही ऐसी घनी सुनहरी ऊर्जा का उत्पादन कर पाएगा। हॉल में कुछ काले कपड़ों वाले लोग थोड़े कांप रहे थे। लॉर्ड डार्क गॉड जानकारी में एक त्रुटि थी। एक तलवार पूजनीय की खेती के साथ यहां तक कि 10,000 भी छाया भगवान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस बार यहां तक कि ब्लैक फिएंड किंग भी मर गया। इसका मतलब है कि लक्ष्य एक विशेषज्ञ द्वारा संरक्षित है। यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक साधारण मार्शल खेती शिष्य नहीं है। वह एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है जिसने महान देवता आयाम में पुनर्जन्म लिया हो। धूम। सिंहासन पर काला कोहरा फिर से क्रोधित हो गया। मुझे यह बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। मुझे केवल परिणाम चाहिए, समझे? मुझे परवाह नहीं है कि वह कौन है। मुझे परवाह नहीं है कि कौन से विशेषज्ञ उसकी रक्षा कर रहे हैं। मुझे केवल परिणाम चाहिए और परिणाम मिशन लक्ष्य की मृत्यु है। समझे? हॉल में काले कपड़ों वाले पुरुषों ने एक साथ कहा, समझे, हम तुरंत बाहर निकलेंगे। इस बार हम निश्चित रूप से उसे मरने देंगे। मिशन 2 बार लगातार विफल हो गया था। इससे डार्क गॉड डिवीजन के लोग बहुत नाखुश थे। हालांकि उन्होंने तुरंत एक और हत्यारे को नहीं भेजा। पहली बार एक गलती हो सकती थी, लेकिन दूसरी बार निश्चित रूप से एक गलती नहीं थी। उन्होंने लक्ष्य की ताकत को कम करके आंका था। उन्हें अब अपने लक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करना था और हत्या के स्तर को बढ़ाना था। सबसे पहले उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करो। आधे महीने के भीतर मैं उसका सिर अपने सामने चाहता हूं। हत्यारा आया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। डोंगटियानकुई के अलावा पूरे प्राचीन संप्रदाय में किसी को भी नहीं पता था कि डार्क गॉड डिवीजन का हत्यारा आया था। इसलिए इसने प्राचीन संप्रदाय के किसी भी बुजुर्ग का ध्यान आकर्षित नहीं किया। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। अगले दिन
दूसरे दौर के मूल्यांकन का समय भी प्रतिभा परीक्षण का समय था। यह चरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। केवल बुजुर्गों की मंजूरी प्राप्त करके ही कोई तीसरे दौर में प्रवेश करने के योग्य होगा। बाहरी संप्रदाय के बुजुर्गों के अलावा मूल्यांकन के इस दौर के लिए 8 चोटियों के आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग भी थे। यह भी एकमात्र ऐसा मूल्यांकन था जिस पर पिछले 100 वर्षों में आंतरिक संप्रदाय ने इतना ध्यान दिया था। स्कोरिंग लाइनअप ने कई शिष्यों को खुश कर दिया, क्योंकि अगर उन्होंने इस समय अच्छा प्रदर्शन किया तो यह बहुत संभव था कि उन्हें सीधे चुना जाएगा। बेशक स्कोरिंग लाइनअप बहुत मजबूत था, लेकिन ये आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग इन शिष्यों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। वे केवल ग्रेट एल्डर के निर्देशों के कारण दिखाई दिए। उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नहीं तो कौन इन शिष्यों पर समय बिताने को तैयार होगा जिनकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी। हालांकि घटनास्थल पर हर शिष्य ने उम्मीद लगा रखी थी। उनकी नज़र में यह उन पर संप्रदाय का ध्यान था। वे बेहद उत्साहित थे। इन शिष्यों के अलावा जो मूल्यांकन दे रहे थे, उन लोगों के लिए भी ऐसा ही था जिन्होंने मूल्यांकन में भाग नहीं लिया था। संप्रदाय के कार्यों ने निस्संदेह मजबूत बनने के उनके दृढ़ संकल्प को बहुत प्रेरित किया था। यह दूसरी बार है जब आपने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। यह एक व्यापक प्रदर्शन भी है। आपकी गति, शक्ति, प्रतिभा की क्षमता और रक्तरेखा के स्तर से यह एक नया मूल्यांकन होगा। व्यापक स्कोर, इसलिए आपको यथासंभव अपनी मजबूत पक्ष को दिखाना होगा। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। एपिसोड 3686। अंबर दल की अग्निपरीक्षा। अंबर दल में एक अनोखा दिन था। बाहरी शिष्यों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और आंतरिक शिष्य बनने का अवसर। मंच पर सबकी निगाहें टिकी थीं, जहां सबसे पहले बाहरी दल के शीर्ष शिष्य शौर्यदेव ने कदम रखा। चलिए हमारे पहले शिष्य का स्वागत करते हैं। एक वरिष्ठ तलवार देव ने विनम्रता से हाथ जोड़े और मंच के बीच में आकर बोले, शिष्य शौर्यदेव तलवार में भी प्रतिभाशाली हैं। शौर्यदेव पिछले कुछ वर्षों से बाहरी दल के सबसे उत्कृष्ट शिष्य थे और आंतरिक दल के कई लोग उनके बारे में जानते थे। फिर भी यह पहली बार था जब वह इस परीक्षा में भाग ले रहे थे। उनका नाम सुनते ही सभी वरिष्ठों ने गंभीरता से उनकी ओर देखा। यह शौर्यदेव भ्राता हैं, एक शिष्य ने फुसफुसाया। बाहरी दल में तो वह एक ऐसे अजगर की तरह हैं जिनकी पूंछ भी बमुश्किल ही दिखाई देती है। मैंने सुना है कि उन्होंने पहले ही अपनी ऊर्जा को तलवार में बदल दिया है।
यह तो निश्चित है। वह उन कुछ बाहरी शिष्यों में से एक हैं जो तलवार देव क्षेत्र में कदम रख चुके हैं। शौर्यदेव की लोकप्रियता बाहरी शिष्यों में बहुत अधिक थी, अन्यथा वह शीर्ष 10 में से एक के रूप में नहीं चुने जाते। मुख्य वरिष्ठ ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए कहा, कृपया अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन शुरू करें। शौर्यदेव ने सिर हिलाया और उनकी आभा बदल गई। वह एक इंसान की आभा नहीं थी, बल्कि एक ठंडी तलवार की थी। उनका पूरा शरीर एक मजबूत तलवार के इरादे से भर गया था। तलवार में प्रतिभा, जैसा कि अपेक्षित था। उनके आक्रमण बुरे नहीं हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हालांकि उनकी तुलना उन प्राचीन वीरों से नहीं की जा सकती, फिर भी वह बुरे नहीं हैं। तलवार में प्रतिभा। अगर वह इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो हमारा तलवार आत्म पर्वत उन्हें ले लेगा। आंतरिक दल के वरिष्ठों ने शौर्यदेव की बहुत सराहना की। बाहरी शिष्य को ऐसी प्रशंसा देना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। यह सुनकर शौर्यदेव बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी प्रतिभा को और अधिक दिखाने के लिए अपनी तलवार के इरादे को सबसे मजबूत कर दिया। कुल अंक 10 हैं। वरिष्ठों, कृपया अंक दें। आंतरिक दल के वरिष्ठों और कुछ बाहरी दल के वरिष्ठों ने शौर्यदेव को अंक देना शुरू किया। उनका स्कोर 7 या 8 के बीच था। यह स्कोर पहले ही काफी ऊंचा था। शौर्यदेव बहुत खुश थे। ऐसे स्कोर के साथ उन्हें विश्वास था कि वह तीसरे चरण में प्रवेश कर पाएंगे और आंतरिक शिष्य बनना कोई समस्या नहीं होगी। मैं शौर्यदेव या तो कुछ नहीं करता या एक ही बार में करता हूं। शौर्यदेव थोड़ा अहंकार से भर गए थे क्योंकि यह स्कोर उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। उन्होंने सोचा था कि वह निश्चित रूप से तीसरे चरण में पहले स्थान पर प्रवेश करेंगे। मालिक, कुल स्कोर 76 अंक हैं। कितना ऊंचा स्कोर है! पिछले 100 वर्षों में यह पहली बार है जब इतना ऊंचा स्कोर आया है। यह तलवार देव वास्तव में शक्तिशाली है, अग्निदेव ने ईर्ष्या से कहा, जो पंच तत्वों में से एक था। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, यह वाकई थोड़ा ऊंचा है। हालांकि वह इस स्कोर के लायक है। वह पहले ही तलवार देव क्षेत्र में नंबर 1 बाहरी शिष्य है। इसके अलावा वह अपनी शक्ति को तलवार में संघनित कर सकता है और उसके पास तलवार चलाने की प्रतिभा है। यह स्कोर उसकी ताकत का भी प्रमाण है, आर्यन ने कहा। पंच तत्वों के भाई थोड़े चिंतित थे और उन्होंने कहा, तो हम। उन्हें अपनी क्षमताओं पर थोड़ा भरोसा नहीं था। आर्यन हल्के से मुस्कुराया, चिंता मत करो, तुम्हारा स्कोर उससे कहीं ज्यादा होगा। उस समय यह निश्चित रूप से आंतरिक और बाहरी दल में सनसनी पैदा करेगा। दूसरा, चेतन। चेतन बाहर आया और शिष्टता से झुक गया। बाहरी शिष्य उत्साहित थे। यह चेतन भ्राता हैं। चेतन भ्राता, जो शीर्ष 10 विशेषज्ञों में दूसरे स्थान पर हैं, हमेशा शौर्यदेव भ्राता के पीछे रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह इस बार शौर्यदेव भ्राता से आगे निकल पाएंगे। चेतन भ्राता, आप कर सकते हैं। चेतन की लोकप्रियता बाहरी दल में शौर्यदेव से कम नहीं थी। जब उन्होंने चेतन को मंच पर चलते देखा तो वे सभी उत्साहित हो गए। चेतन शांत हुआ और कहा, मेरा नाम चेतन है, मेरी प्रतिभा लौह मुष्टि है। उनके दोनों मुक्के नीचे हो गए और 2 स्टील के टकराने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद उनके दोनों मुक्के फट गए। उनके शरीर के चारों ओर एक मोटी स्टील की ढाल बनी, एक अतुलनीय मजबूत रक्षा। बाम! जैसे ही उन्होंने मुक्का मारा, हवा में भी विस्फोटों की गड़गड़ाहट हुई। हवा से कुछ फटने की आवाज बाहरी दल में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। इससे दर्शक उत्साहित हो गए।
आंतरिक दल के वरिष्ठ भी बहुत हैरान थे। स्टील की प्रतिभा? यह लोहे के मुक्कों की जोड़ी बुरी नहीं है। रक्षा के साथ हमला करना बुरा नहीं है। अगर उसकी प्रतिभा को और विकसित किया जा सकता है तो उसकी क्षमता उन आंतरिक दल के शिष्यों से कम नहीं होगी। अगर यह बच्चा परीक्षा पास कर सकता है तो मैं उसे चाहता हूं। मेरी भी उस पर नजर है। हाँ हाँ हाँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाहरी दल में ऐसा उत्कृष्ट शिष्य होगा। मुझे डर है कि नए आने वालों का चयन करने वाले लोगों ने भी कोई गलती की होगी, है ना? 8 अंक 9 अंक 7.5 अंक। एक एक करके वरिष्ठों ने अपने अंक दिए और वे सभी पिछले शौर्यदेव से अधिक थे। अंत में चेतन का कुल स्कोर 83 अंक। कुल स्कोर देखकर चेतन बहुत खुश हुआ। वह झुककर धन्यवाद दिया। धन्यवाद वरिष्ठ। फिर वह मंच से नीचे उतर गया। जब वह मंच से नीचे उतर रहा था तो उसने भीड़ में आर्यन को देखा और उसके होठों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। उसने उंगली उठाई और भीड़ में आर्यन की ओर इशारा किया और धीरे से अपनी तर्जनी उंगली हिलाई। यह एक उकसावा था। यह एक प्रकार का तिरस्कार भी था। कहना कि आर्यन कुछ नहीं कर सकता। विराट तुरंत नाखुश हो गया। वह दौड़कर चेतन को जमीन पर पटकना चाहता था। उसे बैलदेव ने वापस खींच लिया और कहा, यह थोड़ा सा समय मायने नहीं रखता। चेतन जोर से हंसा। कचरे का एक ढेर, आज के बाद तुम और मैं आसमान और जमीन पर होंगे। हा हा हा। अत्यधिक घमंडी। घमंडी? हे, मैंने सच में पर्याप्त गंदगी नहीं खाई है। बस इंतजार करो, आर्यन ने उदासीनता से कहा। एक के बाद एक शिष्य मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए गए। पहले कुछ शिष्यों की प्रतिभा बुरी नहीं थी और उनका कुल स्कोर 60 से ऊपर था। हालांकि अधिकांश शिष्यों की प्रतिभा पासिंग लाइन तक भी नहीं पहुंची। आखिरकार बाहरी दल ही था। एक कारण था कि वह एक बाहरी शिष्य बन गए। प्रतिभा, क्षमता। प्राचीन युग का क्षेत्र इस विमान का उच्चतम स्तर था, लेकिन अन्य विमानों की तरह अधिकांश योद्धा अपनी प्रतिभा से सीमित थे। ये बाहरी शिष्य अन्य स्थानों में शीर्ष अस्तित्व थे, लेकिन यह अंबर दल था जो सैकड़ों लाखों मील के भीतर सबसे शक्तिशाली दल था। कई लोग निराश होकर मंच से नीचे उतरे। उसी समय ऐसे भी शिष्य थे जो आशा और उत्साह से भरे थे। एक के बाद एक उनका प्रदर्शन किया गया। चाहे वह प्रतिभा हो, ताकत हो, गति हो या रक्तरेखा हो। संक्षेप में, जब तक वे प्रतिभा की परीक्षा पास नहीं करते, अगर वे अन्य स्थानों में अपनी ताकत दिखाना चाहते तो वे अपनी पूरी कोशिश करते। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह उनका भाग्य निर्धारित करेगा। उनमें से कुछ ही थोड़े से मानक तक हैं। आखिरकार बाहरी दल है। अगर उनमें वास्तव में ताकत होती तो वे नए आने वालों के चयन के दौरान आंतरिक शिष्य बन गए होते। यह सच है, इस बार का मूल्यांकन भी मुख्य वरिष्ठ के कारण है। अन्यथा हम यहाँ धूप में नहीं बैठते। मुझे नहीं लगता कि और समय बर्बाद करने की आवश्यकता है ना? आयुध द्वार शिखर के एक वरिष्ठ ने उदासीनता से कहा, बाकी सब साधारण हैं और समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा समय इतना कीमती है, हम इसे उन पर कैसे बर्बाद कर सकते हैं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3687-3688। अग्नि का जन्म।
बाहरी पंथ के चांगदत्त ने जैसे ही हथियार द्वार के गौरांग को आवाज दी, उनकी आवाज में थोड़ी नाराजगी झलक रही थी। अरे भाई, जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो प्रतियोगिता का दूसरा दौर भी पूरा कर लेते हैं। वैसे भी इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। अंदरूनी पंथ के अन्य बुजुर्ग भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। हाँ हाँ, उन्हें जल्दी करने को कहो। पहले दौर में जिसका प्रदर्शन जितना खराब था, उसकी प्रतिभा उतनी ही बेकार होगी। जल्दी करो, हमारा समय बर्बाद मत करो। वे सभी बुजुर्ग जो अभी कुछ देर पहले शौर्यदीप और चेतन की प्रतिभा देखकर हैरान थे, अब अधीर हो रहे थे। चांगदत्त ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, ठीक है। अब वज्रक, तुम जल्दी से आओ और सबका समय बर्बाद मत करो। वज्रक, 5 भाइयों में से एक वज्रक। आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबराओ मत, बस अपनी प्रतिभा दिखाओ। डरने की कोई जरूरत नहीं है। वज्रक ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। जैसे ही वह अखाड़े में पहुंचा, भीड़ में से किसी ने उसे पहचान लिया। अरे, क्या यह बेकार 5 में से एक वज्रक नहीं है? हाँ हाँ हाँ, मुझे लगा था कि उसके पास कोई प्रतिभा नहीं है। ऐसा कूड़ाकचरा भी मंच पर जाने की हिम्मत करता है। खुद को शर्मिंदा मत करो, जल्दी से नीचे आ जाओ। कूड़ाकचरा प्रतिभा दिखाने की हिम्मत कर रहा है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रतिभा है भी? हाँ हाँ हाँ। कई शिष्य जोर जोर से हंसने लगे। दाशन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बहुत नाराज था। बाकी के 5 भाई भी शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। आर्यन ने शांत भाव से कहा, ताकतवर बनने से पहले हमेशा उनका मजाक उड़ाया जाता है। इस मजाक का जवाब हमें उन्हीं पर पलटवार करके देना है, ताकि उन्हें पता चले कि वे कितने मूर्ख थे। समझ गए? आर्यन ने 5 भाइयों की तरफ देखा। मंच पर वज्रक साफ तौर पर उन बातों से प्रभावित हो गया था। वह बेचैन खड़ा था और समझ नहीं पा रहा था कि अपनी प्रतिभा कैसे दिखाए। हथियार द्वार के गौरांग ने उसे जल्दी करने को कहा, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो नीचे उतरो। समय बर्बाद मत करो। नीचे उतरो। दफा हो जाओ। बाहरी पंथ को शर्मिंदा मत करो। हाँ, बिल्कुल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऊपर जाने की, पता नहीं तुम्हें यह साहस कहाँ से मिला। कई शिष्य उसका मजाक उड़ा रहे थे। 5 भाई पिछले कुछ सालों से बाहरी पंथ में थे और उनका हर दिन मजाक उड़ाया जाता था, जैसे कि कोई भी उन पर चढ़ सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी खेती बहुत कम थी और उनके पास कोई प्रतिभा नहीं थी। उन्हें बेकार 5 कहा जाता था। अब जब उनका लगातार मजाक उड़ाया जा रहा था, वज्रक का दिल बुरी तरह से हिल गया था। ऐसा लग रहा था कि वह इस झटके से उबर नहीं पाएगा। बेकार, कूड़ा। खुद को शर्मिंदा मत करो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मर जाता। तुम्हें वहां खड़े होने की हिम्मत कहां से मिली? एक के बाद एक आवाजें आ रही थीं। वज्रक का शरीर हल्का सा कांप रहा था। मैं कूड़ा नहीं हूं, मैं कूड़ा नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं। जैसे ही गौरांग उसे डांटने के लिए उठने वाले थे, वज्रक अचानक दहाड़ा, आ, मैं कूड़ा नहीं हूं। धमाका। एक गड़गड़ाहट की आवाज हुई। लपटें आसमान में फैल गईं और उसके पूरे शरीर को घेर लिया। लपटें बहुत भयंकर थीं। इतना ही नहीं, लपटों का रंग साधारण नहीं था, बल्कि एक खास तरह की लौ थी। उसी समय 1000 फीट के दायरे में मौजूद सभी अग्नि तत्व उसके चारों ओर जमा हो गए और उसके शरीर पर लपटें और भी मजबूत होती गईं, जो बेहद खतरनाक लग रही थीं। कम खेती वाले शिष्यों को लगातार पीछे हटना पड़ रहा था।
वे वज्रक के शरीर से निकलने वाली लपटों को सहन नहीं कर पा रहे थे। पूरे बाहरी पंथ में एक दहाड़ गूंज उठी। आग! प्राचीन सर्वशक्तिमान प्राणी! यह ये लपटें ये लपटें कई अग्नि प्रतिभा वाले शिष्यों से भी ज्यादा हैं। मैं यह भी नहीं बता सकता कि उसके शरीर पर लपटों का ग्रेड क्या है। ये लपटें असाधारण हैं। आपको क्या लगता है कि उसकी अग्नि का स्रोत कहाँ है? यह उसके दंतियन से आता है। दंतियन की आग यह खेती से नहीं बल्कि जन्मजात है, बस यह पहले जागृत नहीं हुई थी। अब जब यह जागृत हो गई है तो यह लौ बिल्कुल भी साधारण नहीं है। एक एक करके अंदरूनी पंथ के बुजुर्ग खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक चमकदार रोशनी चमक रही थी। वे सभी वज्रक के शरीर पर लपटों को देखकर हैरान थे। अगर शौर्यदीप चेतन ने उन्हें बहुत हैरान किया था, तो वज्रक के शरीर से निकली लपटों ने उनके दिलों को हिला दिया था। इस तरह की प्रतिभा बहुत मजबूत थी। गौरांग का चेहरा बदल गया और उन्होंने कहा, यह शिष्य मुझे यह चाहिए। जो भी मुझसे लड़ेगा, मैं अपनी जान पर खेलकर लड़ूंगा। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि वह समय बर्बाद कर रहा था? तुम अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हो? मैं नहीं करूंगा। तुम्हारे हथियार पंथ को अग्नि स्रोत के शिष्यों की जरूरत है, और मेरे औषधि पर्वत को भी। यह शिष्य मेरा ही है। अंक देने से पहले ही वे इसके लिए आपस में लड़ने लगे थे। वे यह भी भूल गए थे कि मूल्यांकन का तीसरा दौर भी था। इस पल में उन लोगों को जिन्होंने पहले वज्रक का मजाक उड़ाया था, ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके मुंह पर कई बार तमाचा पड़ा हो। वे पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे थे और उनके चेहरे भ्रम से भरे हुए थे। अचानक ऐसा कैसे हो गया? यह सब क्यों हो रहा था? अखाड़े में वज्रक बहुत जोश में था। मजाक उड़ाने वाले लोगों पर अपनी नजर घुमाते हुए वह चिल्लाया, हंसो और हंसो। अब क्यों नहीं हंस रहे हो? उन शिष्यों के चेहरे जल रहे थे। हंसना तो दूर की बात है, अंदरूनी पंथ के बुजुर्गों की बातों से वे वज्रक के सामने घुटने टेकना चाहते थे। तीसरे दौर की परीक्षा शुरू होने से पहले ही उसे बुजुर्गों ने छीन लिया था। इसका मतलब था कि अब उनकी दुनिया अलग थी। 10 अंक, 10 अंक, 10 अंक। सभी बुजुर्गों ने 10 और 0 का स्कोर दिया। अंदरूनी पंथ के शिष्य भी ऐसा नहीं कर सकते थे। वज्रक ने अपनी आभा को वापस लिया और लपटें उसके शरीर में वापस आ गईं और वह अखाड़े से नीचे उतर आया। गौरांग ने तुरंत कहा, छोटे भाई, तुम्हें तीसरे दौर की परीक्षा में भाग लेने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ हथियार पंथ के शिखर पर चलो। औषधि शिखर के बुजुर्ग भी खड़े हो गए। औषधि शिखर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। अगर तुम अभी सहमत हो जाते हो तो औषधि शिखर के स्वामी तुम्हें एक बंददवार शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। वे तुरंत लड़ने लगे। दोनों बुजुर्ग एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे कि वे लड़ने वाले हों। वज्रक ने शांत भाव से जवाब दिया, मैं अपने मालिक की बात मानूंगा। जहां मेरे मालिक कहेंगे, मैं वहीं जाऊंगा। मैं बाहरी पंथ में भी रह सकता हूं। यह कहकर वह भीड़ में चला गया। सभी चर्चा करने लगे। क्या वह पागल है? मालिक? कौन मालिक? इस समय जब स्वर्ग में एक ही छलांग में चढ़ने का अवसर मिल रहा हो तो कौन मालिक की परवाह करता है? जरूर उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। उसका मालिक कौन है? यह अंदरूनी पंथ है। यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर है। वह क्या सोच रहा है? सभी भ्रमित थे। हालांकि वज्रक अपने दिल में जानता था कि अगर आर्यन नहीं होता तो वह भी नहीं होता।
उसकी जिंदगी आर्यन ने दी थी। उसके पास अभी जो कुछ भी था वह आर्यन ने दिया था। अगर आर्यन अंदरूनी पंथ में नहीं जा पाता, अगर आर्यन उसे अंदर नहीं जाने देता, तो वह एक भी शब्द नहीं कहता। वज्रक आर्यन के पास वापस आया और आर्यन के सामने 90 डिग्री झुककर कहा, धन्यवाद मालिक। अंबर दल के कचरे। वे वर्षों से उपहास का पात्र रहे थे, बाहरी संप्रदाय के शिष्यों से भी हीन थे। पिछले कुछ सालों में किसी ने भी उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया था। उन्हें देखते ही कचरा कहकर बुलाया जाता था। प्राचीन प्रचंड दल में कदम रखते ही 5 कचरा समूह को यह उपाधि मिली थी। वे इस उपाधि से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन उनकी प्रतिभा पर किसी शक्ति का बंधन लगा हुआ था। चाहे वे कितनी भी कोशिश करते, उनकी साधना आगे नहीं बढ़ती। ऐसा लगता था जैसे उनकी साधना मर चुकी हो। वे निराशा के अथाह सागर में डूब चुके थे। लेकिन जब से उनकी मुलाकात आर्यन से हुई, यह सब बदल गया। आर्यन ने उन्हें बचाया और उन्हें दूसरा जीवन दिया। उन्हें कचरे से अलौकिक क्षमताओं वाले महाप्रतिभाशाली शिष्यों में बदल दिया। उन्होंने उन्हें फिर से जीने और आशा देखने का अवसर दिया। वे जानते थे कि कृतज्ञता कैसे चुकाई जाती है, और उन्हें अच्छी तरह पता था कि यह सब उन्हें किसने दिया है। आर्यन के बिना वे कुछ भी नहीं थे। इसीलिए वो हुओ ने 90 डिग्री झुककर प्रणाम किया, अत्यंत गंभीर होकर। उसने कसम खाई कि उसका जीवन आर्यन का है। बाकी चारों भी उसी तरह थे। आर्यन ने उन्हें एक नया जीवन दिया था, इसलिए अब उनका जीवन आर्यन का था। जब कई लोगों ने वू हुओ को आर्यन के सामने झुकते देखा तो वे हैरान रह गए। उसी समय इससे झोंग क्यूई बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों के कोनों की मांसपेशियां कई बार फड़की और वह तिरस्कारपूर्वक हंसा, क्या यह बस थोड़ी बेहतर प्रतिभा नहीं है? तीसरे दौर का इंतजार करो और देखो कि मैं तुम सबको एक एक करके कैसे मारता हूं। जब समय आएगा तो मेरे सामने घुटने टेककर रोओगे। झोंग क्यूई ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची, जिससे हड्डी चटकने की आवाज आई। अगले वो शुई 5 तत्वों में से एकमात्र महिला मंच पर आई। इस बार किसी ने उस पर हंसा नहीं। वह बहुत शांत हो गई और थोड़ा झुककर बोली, मेरा नाम वो शुई है, मेरी प्रतिभा जल है। फिर उसकी भौहों के बीच हल्की सी हलचल हुई। उसके डांटियन में 5 तत्वों की जल शक्ति निकलने लगी। तुरंत ही आकाश से बड़ी मात्रा में पानी अचानक उमड़ पड़ा। पानी उमड़कर एक नदी में बदल गया। नदी का पानी आकाश में बहने लगा और यह सब वू शुई के नियंत्रण में था। आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग एक साथ खड़े हो गए। जल की शक्ति, डांटियन का जल स्रोत, यह एक और जन्मजात अलौकिक क्षमता उपयोग करता है। जल को नियंत्रित करने की शक्ति बहुत मजबूत है। यह मुझे चाहिए। मैं अभी अभी आग को नहीं छीनूंगा, मुझे यह जल चाहिए। उस समय मैंने उसे क्यों नहीं देखा? एक और हैरानी की ले है। आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों ने एक एक करके प्रस्ताव दिए। वो शुई को अपने साथ ले जाना चाहते थे और उनके पास ऐसा करने का अधिकार भी था। तीसरे दौर के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह उन्हें सीधे अपने साथ ले जा सकता था। हालांकि वू शुई ने भी मना कर दिया। वू हुओ की तरह वह भी आर्यन के पास गई और 90 डिग्री झुककर प्रणाम किया। धन्यवाद बॉस। अगर वू हुओ के प्रणाम ने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया था तो वू शुई के प्रणाम ने किया। यहां तक कि आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों ने भी इसे नोटिस किया था। यह बच्चा कौन है? वह कौन है? इन दोनों लोगों और उसके बीच क्या संबंध है? यह व्यक्ति कहां से आया है?
वह दो अलौकिक युग की प्रतिभाओं को कैसे पोषित कर सकता है? उनका ध्यान तुरंत आर्यन पर केंद्रित हो गया। बहुत से लोग नहीं जानते थे कि आर्यन कौन था, लेकिन बहुत से लोग थे जो उसे जानते थे। झाओ दा हान ने उत्साह से कहा, बॉस, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं कि है। उनमें काफी वरिष्ठ और कनिष्ठ बहनें हैं। बैली तियानहाई ने उत्साहित होकर कहा, क्या हम प्रसिद्ध होने वाले हैं? आर्यन ने कहा, शांत रहो, क्या तुम समझते हो? क्या वे कनिष्ठ बहनें सुंदर हैं? मेरी मुद्रा के बारे में क्या? क्या यह मनमोहक है? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3689। युनशी ने आर्यन को तिरस्कारपूर्वक देखा और कहा, वह इतना सुंदर है कि वे कनिष्ठ बहनें उत्तर का पता भी नहीं लगा सकती। फीनिक्स हंसी और बोली, मेरे पति सबसे सुंदर हैं ही है। आर्यन ने फीनिक्स की नाक को खुजलाया और कहा, मुझे तुम्हारी सच्चाई सुनना पसंद है। युनशी ने उल्टी करने का भाव बनाया। आर्यन ने बाकी तीन से कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, यह सब तुम्हारी अपनी क्षमता है। मैं बस तुम्हें साधना का एक तरीका खोजने में मदद कर रहा हूँ। वो तू ने कहा, बॉस, आपके बिना हम पांचों नहीं होते। जब वे बात कर रहे थे, वह मंच पर चला गया। धमाका! मिट्टी अचानक खंभों में बदल गई जो जमीन से बाहर निकले। वो तू मिट्टी के खंभे के ऊपर खड़ा था, उसका माथा विकराल हो गया और वह चिल्लाया, जमा करो। गड़गड़ाहट! मोटी मिट्टी एक पृथ्वी से निकलने वाली सुरंग में बदल गई, एक गहरे पीले रंग की रोशनी से चमकती हुई। इस प्रचार ने आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों को फिर से अपना मुंह चौड़ा करने पर मजबूर कर दिया। उनकी आंखें मंद हो गईं और वे एक बार फिर चकित रह गए। पृथ्वी की शक्ति! धिक्कार है, मैं बस पूछना चाहता हूं, उस समय किसने उनकी स्वर्ग की विधि का मूल्यांकन किया था? वह कौन है? ऐसी प्रतिभा की खोज अभी क्यों हुई है? क्या आप जानते हैं कि इन तीनों लोगों की प्रतिभा कितनी मजबूत है? 5 तत्वों में से 3, क्या अभी भी 2 और हैं? ओह माय गॉड, अगर यह 5 तत्वों के 5 शरीर हैं, तो यह वास्तव में अद्भुत है। क्या उस बच्चे ने उन्हें जगाया? यह बहुत अविश्वसनीय है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या 5 तत्वों के अभी भी 2 और शिष्य हैं? और मैं जानना चाहता हूं कि वह बच्चा कहां से आया है। आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग फिर से गर्मागर्म चर्चा में थे। इसके अलावा आंतरिक संप्रदाय के कई बुजुर्गों ने वू तू को अपनी शर्तें दीं, लेकिन उन सभी को उसने अस्वीकार कर दिया। वू तू ने जोर से कहा, अतीत में किसी ने भी हमें इंसान नहीं माना और किसी ने भी हमें ज्यादा नहीं सोचा। यह बॉस था जिसने हमें सब कुछ दिया। वह जहां हमें जाने को कहेंगे, हम जाएंगे। आर्यन के पास चलते हुए उसने 90 डिग्री झुककर प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद बॉस। इस समय लगभग हर कोई आर्यन को देख रहा था। सभी की आंखें आर्यन पर केंद्रित थीं। आर्यन ने थोड़ा सा तिरस्कार किया और कहा, शांत रहो, शांत रहो। भले ही उसने ऐसा कहा, उसके चेहरे पर अहंकार का एक संकेत दिखाई दिया। वो जिन मंच पर आया और उसने भी धातु की शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने भी पूरे दर्शकों को चकित कर दिया और सभी बुजुर्गों से पूरे अंक प्राप्त किए। उसने भी आर्यन को 90 डिग्री झुककर प्रणाम किया, धन्यवाद बॉस। अगला वो मु था। वह और बाकी चारों एक जैसे थे। उन पांचों के कौशल दिखाने के बाद आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों में खलबली मच गई। 5 तत्व, 5 शरीर, 5 तत्व। 5 तत्वों की शक्ति एक आदिम शक्ति थी।
यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे उगाया जा सकता था, बल्कि कुछ ऐसा था जो जन्मजात था। दूसरे शब्दों में वे 5 तत्व थे। नश्वर दुनिया को भूल जाओ, यहाँ तक कि उच्च ईश्वर स्थान के विशेषज्ञ भी 5 तत्वों की शक्ति को नहीं देख सकते थे। अब जब यह उनके सामने प्रकट हुआ था, तो वे अत्यंत उत्साहित थे। वे इतनी जोर से लड़े कि उन्हें अलग नहीं किया जा सका। उन सभी के चेहरे लाल थे और गर्दन मोटी थी। उन्होंने अपनी आस्तीनें ऊपर कीं और वास्तव में लड़ने वाले थे। हालांकि उनकी शर्तें कितनी भी मोहक क्यों न हो, उन पांचों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं सुना हो। वे सभी आर्यन के पास गए और कहा, धन्यवाद। एक बुजुर्ग खड़ा हुआ और तुरंत आर्यन के बगल में आ गया। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और कहा, सबसे छोटे कनिष्ठ भाई, तुमने अभी तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं किया है ना? अपमान और गौरव। अंबर दल में सब समझ गए थे कि जब तक आर्यन कहेगा, वे पांचों उसका अनुसरण करेंगे। इसलिए अब आर्यन ही सबका केंद्र बन गया था। यह देखकर झोंकी बहुत असंतुष्ट था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी नहीं किया था, सीधे आंतरिक पंथ में कैसे प्रवेश कर सकता था? लेकिन उस समय वह आंतरिक पंथ के बड़ों के सामने खड़ा था और उसके पास बोलने का कोई अधिकार नहीं था। यह लोगों के बीच का अंतर था। झोंकी ने अपने दांत पीसे और व्यंग्य से कहा, आर्यन, क्या तुम इसी तरह से आंतरिक पंथ में प्रवेश करोगे? पिछली बार तुमने कौन सी प्रतिभा दिखाई थी? कचरा प्रतिभा, कचरा रक्तरेखा, है ना? तुम्हारे जैसे व्यक्ति को आंतरिक पंथ में प्रवेश करने का क्या अधिकार है? तुमने 5 तत्वों और 5 संविधानों की खोज की। वे पांचों तो बस तुम्हारे बहकावे में आ गए थे। झोंकी की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसने अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग किया ताकि वहां मौजूद हर कोई उसे सुन सके। यह सुनकर कई लोग दंग रह गए। वे फुसफुसाते हुए चर्चा करने लगे और उनमें से अधिकांश आर्यन के तरीकों को नीची नजर से देख रहे थे। क्या यह आर्यन है? मैंने सुना है कि यह अपनी सीमा नहीं जानता। यह पागल किस्म का है। क्या इसके जैसा एक कचरा 5 तत्वों और 5 संविधानों की खोज कर सकता है? अगर तुम मुझे मार भी दो तो मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा। 5 तत्वों वाले भाई बहन जरूर इसके बहकावे में आ गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। एक कचरा किसी प्रतिभाशाली की खोज कर सकता है। हाँ हाँ हाँ। कई लोग हंसने लगे। आंतरिक पंथ के बड़े, जो आर्यन के लिए होड़ कर रहे थे, उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें 5 तत्वों वाले भाई बहन चाहिए थे, आर्यन नहीं। अगर वे केवल एक आंतरिक पंथ शिष्य के स्थान के बदले पांचों को पा सकते थे, तो यह उनके लिए एक बहुत बड़ा लाभ था। जहां तक आर्यन की खेती के स्तर की बात थी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी उनका आर्यन को प्रशिक्षित करने का कोई इरादा नहीं था। उन्हें तो 5 तत्वों वाले भाई बहन चाहिए थे। स्वाभाविक रूप से आर्यन ने भी वह सब सुना जो झोंकी ने कहा था। वह अप्रसन्न था। 5 तत्वों वाले भाई बहनों ने भी चिल्लाकर कहा, झोंकी, तुम हमारे बॉस से जलते हो। बस यही है जो तुम्हारे पास है। दल के प्रमुख ने कहा, छोटे जूनियर भाई, भले ही तुम्हारे पास प्रतिभा, खेती या कोई ताकत न हो, फिर भी मैं तुम्हें चाहूंगा। मैं भी। जब तक तुम मुझे 5 तत्वों वाले दे दो, मैं तुम्हें जो चाहो वह दूंगा। आंतरिक पंथ के बड़ों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि झोंकी क्या कह रहा था। आर्यन ने झोंकी को जलन से भरे चेहरे के साथ देखा और कहा, जाकर मल खाओ, तुमने सुना। भले ही मैं कोई प्रतिभा न दिखाऊं, फिर भी मैं तुमसे बेहतर हूं। तुम अपने आप को क्या समझते हो? झोंकी का चेहरा बहुत कुरूप हो गया और उसने कहा, आर्यन, अगर तुम में हिम्मत है
तो मंच पर जाओ और अपनी प्रतिभा दिखाओ। मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर सकते हो। कोई प्रतिभा नहीं और एक कचरा रक्तरेखा। हाँ हाँ हाँ। मुझे लगता है कि तुम प्राचीन भयंकर दल के नंबर 1 कचरा हो। बिल्कुल। क्या तुम्हें ऐसे नीच तरीकों का उपयोग करके आंतरिक पंथ में प्रवेश करने में शर्म नहीं आती? वह एक अच्छा इंसान नहीं लगता। यह सिर्फ किस्मत है। बच्चे, क्या तुम मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हो? इस तरह के तरीके का उपयोग करके आंतरिक पंथ में प्रवेश करना वास्तव में शर्मनाक है। झोंकी ने आर्यन के खिलाफ माहौल बना दिया। इसके अलावा आर्यन को पसंद किया जा रहा था, जिससे कई लोग नाखुश थे। तुरंत कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और आसपास के दर्शक, जिन्हें सच्चाई नहीं पता थी, वे भी इसमें शामिल हो गए। उन्हें लगा कि आर्यन आंतरिक पंथ में प्रवेश करने के लायक नहीं है। उन्हें लगा कि आर्यन एक कचरा है। हंसी और भी जोर से गूंजने लगी। 5 तत्वों वाले भाई बहनों ने जोर जोर से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन इन जल सेनाओं के सामने कोई भी उनकी बात नहीं सुन पा रहा था। आर्यन केवल मुस्कुराया और अपना बचाव नहीं किया। मजाक? बदला लेने के लिए उसे किस तरीके का उपयोग करना चाहिए? उनके चेहरे पर थप्पड़। उनके चेहरे को इतना थप्पड़ मारो कि वे सूज जाएं और देखें कि क्या वे अभी भी हंस सकते हैं। इसी समय लू शुन अचानक प्रकट हुआ और ठंडे स्वर में कहा, परीक्षा का दूसरा दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। बड़ों, कृपया अपनी अपनी सीटों पर लौटें। उसकी आवाज में शक्ति भरी हुई थी और उसकी आवाज ने तुरंत मैदान के शोर को दबा दिया। सब शांत हो गया। जब बड़ों ने लू शुन को देखा तो उनके चेहरे थोड़े बदल गए और वे जल्दी से अपनी सीटों पर लौट गए। लू शुन ने आर्यन पर एक नजर डाली और महान गोत्र के बड़े से कहा, क्या कोई और शिष्य हैं जिनकी परीक्षा अभी बाकी है? महान गोत्र के बड़े ने झुककर कहा, कुछ और हैं। लू शुन ने ठंडे स्वर में कहा, तो जारी रखो, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? महान गोत्र के बड़े ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अगले शिष्य को बुलाया। अगला, झाओ दहान। हे, मेरी बारी है। झाओ दहान ने उत्साह से हंसते हुए मंच की ओर कदम बढ़ाया। वह उन शिष्यों के सामने चला जिन्होंने अभी अभी आर्यन का मजाक उड़ाया था और उसके कदम अचानक भारी हो गए। धम्म धम्म। कुछ लगातार कदमों ने शिष्यों के दिमाग को उत्तेजित कर दिया, उनकी चेतना के सागर को मथ दिया और वे इसे और सहन नहीं कर पाए, जैसे कि वे उल्टी करना चाहते हों। उनका चेहरा बदसूरत था। झाओ दहान ने ठंडे स्वर में झोंकी पर एक नजर डाली। उसकी आंखों में बिना छुपाए हत्या की भावना थी और वह मंच पर कदम रखा। मेरा नाम झाओ दहान है और आर्यन भी मेरा बड़ा बॉस है। मेरी प्रतिभा पत्थर। जैसे ही उसने यह कहा, एक शक्तिशाली प्राचीन महाशक्ति मुक्त हुई और उसकी दोनों भुजाएं सीधे गहरे समुद्र के रहस्यमय पत्थर में बदल गईं। उसकी मुट्ठियां नीचे गिरीं और उसने मंच पर जोर से मारा। बैंग बैंग बैंग। एक के बाद एक चट्टानें उड़कर झाओ दहान के शरीर के चारों ओर तैरने लगीं। झाओ दहान की आंखें चौड़ी हो गईं। उठो। बूम बूम बूम। सभी पत्थर सीधे हवा में उठ गए। गिरावट। वूश वूश वूश। एक के बाद एक विशाल चट्टानें तोप के गोलों की तरह उसकी ओर गिरीं। वह बिल्कुल नहीं हिला और बस वहीं खड़ा रहा। उसने चट्टानों को अपने शरीर से टकराने दिया। चट्टानें एक एक करके फट गईं, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट नहीं लगी, यहां तक कि एक भी बाल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। उसने अपनी आभा को वापस ले लिया। टूटे हुए पत्थरों को उसने वापस उनके मूल स्थानों पर लौटा दिया।
झाओ दहान ने हल्के से अपने हाथों को नीचे दबाया और अपनी प्रतिभा शक्ति को वापस ले लिया। स्टैंड में आंतरिक पंथ के बड़े सभी दंग रह गए। क्या यह इंसान है? यह बचा। 1000 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाली चट्टान की शक्ति कितनी मजबूत होती है। मुझे डर है कि यह तलवार अमरता क्षेत्र के हमले से कम नहीं है ना? एक भी खरोंच नहीं है, बस यह थोड़ा सा बचाव भी अद्भुत है। अच्छा बच्चा, बहुत भयंकर, एक स्वाभाविक रूप से जन्मा योद्धा। वह एक अच्छा पौधा है। एक बार फिर वह झाओ दहान से चौंक गए। उसके बाद उन सभी ने 10 अंक का स्कोर दिया। यह एक और पूर्ण स्कोर था। झाओ दहान ने अपनी मुट्ठियां जोड़ी, झुककर धन्यवाद दिया और कहा, आर्यन मेरा बॉस है, वह जहां जाएगा मैं वहां जाऊंगा। अगर वह बाहरी पंथ में है तो मैं बाहरी पंथ में रहूंगा। समाप्त। झाओ दहान ने सीधे झोंकी की ओर इशारा किया और कहा, तुम 80 अंकों के साथ इतने अहंकारी क्यों हो? तुम किस लिए अहंकारी हो? मैं तुम्हें 1 मिनट में तुरंत मार सकता हूं। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3690। अगर तुम विश्वास नहीं करते तो बस प्रतीक्षा करो और देखो। एक सीधा उकसावा। झोंकी का चेहरा बहुत ही खतरनाक हो गया। महान गोत्र के बड़े ने जारी रखा, अगला बैली तियानहाई। बैली तियानहाई आराम से मंच पर चला, अपनी आस्तीन को साफ किया और उदासीनता से कहा, शिष्य बैली तियानहाई, मेरी प्रतिभा क्षमता 8 दिमाग। 3 महीने पहले नए आने वालों के चयन के दौरान यह अभी भी 4 दिमाग था, लेकिन अब यह 8 दिमाग था। जैसे ही उसने यह कहा, आंतरिक पंथ के बड़े सभी एक साथ खड़े हो गए। वे सभी बैली तियानहाई को बिना पलक झपकाए देख रहे थे। यहाँ तक कि लू शुन भी चौंक गया और वह बैली तियानहाई को घूर रहा था। बैली तियानहाई ने 1 सेकंड में अपने मन को निर्देशित किया और सीधे अपने दिमाग में छवि को जारी किया। 8 दिमाग भी छवि से प्रकट हुए। यह वास्तव में 8 दिमाग हैं। हे भगवान, यह बहुत चौंकाने वाला है। यह वास्तव में एक 8 दिमाग वाला राक्षस है। मुझे इतने समय से ऐसा कोई प्रतिभाशाली नहीं मिला है। मुख्य हॉल इसे चाहता है, कोई भी इसे छीन नहीं सकता। बैली तियानहाई को कुछ भी दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, केवल उसके 8 दिमाग ही सब कुछ साबित करने के लिए पर्याप्त थे। मेरा बॉस भी आर्यन है। वह जहां जाएगा मैं वहां जाऊंगा। अगर वह बाहरी पंथ में है तो मैं भी बाहरी पंथ में रहूंगा। और झोंकी, बस तुम इंतजार करो। प्रतिभा का रहस्य। मंच पर मौजूद 7 शिष्यों की प्रतिभा ने सभी को हैरान कर दिया। 5 तत्वों की शक्ति, दिव्य चेतना के काले पत्थर का मजबूत रक्षा कवच और राक्षसी बैली तियानहाई। उनका कौशल देखकर सभी भीतरी पंथ के गुरु मंत्र मुग्ध हो गए। अगर यह नए लोगों के चयन के समय होता तो उन्हें कब का चुन लिया जाता और वे कुलीन शिष्य बन चुके होते। बड़े कुल गुरु ने बार बार चेतावनी दी थी कि इन बाहरी पंथ के शिष्यों को अधिक अवसर दिए जाएं, क्योंकि ऐसा न करना प्राचीन हिंसक पंथ के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि भीतरी पंथ के गुरुओं ने क्या पेशकश की, उन 7 ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वे सभी उदासीन थे, क्योंकि वे सब आर्यन के अनुयायी थे। वे सब सिर्फ आर्यन की आज्ञा का पालन करते थे। इसने बाहरी और भीतरी पंथ के शिष्यों को और भी चौंका दिया। यह आर्यन आखिर कौन था? उसकी पृष्ठभूमि क्या थी? वह इन लोगों को इतनी श्रद्धा के साथ अपना अनुयायी कैसे बना सकता था? यहाँ तक कि भीतरी पंथ में शामिल होने का मौका
जो बाहरी शिष्यों के लिए स्वर्ग में एक कदम रखने जैसा था, उस पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसका क्या कारण था? वे सच में जानना चाहते थे। अगला, आर्यन, बड़े कुल गुरु ने जोर से कहा। सबकी निगाहें एक साथ आर्यन पर टिक गईं। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और मंच की ओर बढ़ने लगा। इस समय वह सोच रहा था, मेरी प्रतिभा क्या है? मेरा रक्तवंश क्या है? मेरी विशेष शक्ति क्या है? क्या अनंत नागदेह मेरी प्रतिभा है? नहीं, वह तो सिर्फ एक शक्तिशाली ऊर्जा है, मेरी प्रतिभा नहीं। तो फिर मेरी जन्मजात प्रतिभा क्या है? क्या यह सिस्टम है? उन्हें सिस्टम दिखाऊं। मैं एक तरह का मूर्ख ही हूं। अगर मैं उन्हें सिस्टम दिखा भी दूं, तो वे इसे समझ नहीं पाएंगे, आर्यन ने अपने मन में बुदबुदाया। क्योंकि उसे अपनी प्रतिभा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिस पल से वह इस दुनिया में आया था, तब से आर्यन को अपनी प्रतिभा का पता ही नहीं था। अगर उसे अपनी प्रतिभा का पता ही नहीं था, तो वह उसे कैसे दिखा सकता था? आर्यन मंच पर गया, निर्णायक गुरु को थोड़ा झुकाकर प्रणाम किया और बोला, शिष्य आर्यन, मेरी प्रतिभा है यह। वह अभी भी सोच रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। प्रतिभा क्या थी? मेरी प्रतिभा है, क्या यह है? आर्यन अवाक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अपनी प्रतिभा का पता नहीं था। क्या यह मार्शल कला थी? क्या यह कलाकृतियां बनाने की तकनीक थी? क्या यह रसायन विज्ञान था? क्या यह नक्काशियां या ताबीज बनाना था? या क्या यह पशुपालन की कला थी? या कुछ और था? वह यह सब जानता था, और वह किसी भी मार्शल गुरु से ज्यादा अद्भुत था। लेकिन क्या ये उसकी प्रतिभाएं थीं? आर्यन ऐसा नहीं सोचता था। भले ही ऐसा था, वह इसे कैसे दिखाने वाला था? आर्यन चुप हो गया। एक गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत। धीरे धीरे बोलो। तुम्हारी प्रतिभा क्या है? आर्यन अब तय करेगा कि 5 तत्वों के भाई झाओ दाहान और बैली तियानहाई रहेंगे या चले जाएंगे। जब तक वह आर्यन को प्राप्त कर लेता, वह बाकी 7 को भी प्राप्त कर सकेगा। इसलिए भले ही वह आर्यन से नाखुश था, फिर भी वह ऊपर से बहुत मिलनसार दिख रहा था। हाँ, कोई जल्दी नहीं है। आराम से बताओ। हमारे पास बहुत समय है। धीरे धीरे बोलो। वे सब ऐसे दिख रहे थे जैसे उन्होंने अपने पिता को देखा हो। वे सब आर्यन को खुश करना चाहते थे। आह! आर्यन ने राहत की सांस ली। उसने दृढ़ संकल्प से निर्णायक मंडल को देखा और कहा, मुझ में कोई प्रतिभा नहीं है। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा मैदान अचानक शांत हो गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। 3 सेकंड बाद फिर से हंगामा मच गया। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। कोई प्रतिभा नहीं। वह सच में एक बेकार इंसान है। मैं सोच रहा था कि क्या बात है। पता चला कि वह कोई प्रतिभा वाला बेकार इंसान है। मैं जानता था। नए लोगों के चयन के दौरान उसका रक्तवंश बेकार था। इस तरह के रक्तवंश में क्या प्रतिभा हो सकती है? एक बेकार प्रतिभा तो शायद ठीक ही है। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। बहुत से लोग आर्यन पर हंस रहे थे। फीनिक्स ने माथे पर बल डाला। अपने चारों ओर इस जोर से हंसी को देखकर वह थोड़ी नाखुश थी। झाओ दाहान दहाड़ उठा। तुम किस पर हंस रहे हो? मेरे मालिक पर हंसने का तुम्हें क्या हक है? धूम! 5 तत्वों के भाइयों का तेज हिल उठा और 5 तत्वों की शक्ति की 5 धाराएं फूट पड़ी, जिससे पूरा मैदान हिल गया।
झोंग क्यूई ने जोर से कहा, क्यों? तुम लोगों को बेकार नहीं कहने देते। क्या तुम बल का प्रयोग करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग अद्भुत हो, बहुत अभिमानी हो? भाइयों, झोंग क्यूई ने जोर से पुकारा। तुरंत कुछ 100 मीटर दूर शिष्यों ने तुरंत अपनी अपनी तेज ऊर्जा जारी कर दी और सीधे अपने दबाव के साथ आगे बढ़े। दृश्य नियंत्रण से बाहर होने वाला था। जब एक गुरु ने यह स्थिति देखी तो वह तुरंत खड़ा हो गया और धीरे से खांसते हुए बोला, शांत शांत हो जाओ, तुम सब शांत हो जाओ। उसकी आवाज में दबाव भरा था, जिसने सीधे मैदान में शोर को दबा दिया। मैदान शांत हो गया। गुरु ने आर्यन को देखा और कहा, तुम्हारे पास प्रतिभा नहीं है। क्या तुम इसे स्पष्ट कर सकते हो कि सभी मार्शल कलाकारों में उनकी अपनी प्रतिभा होती है? हर किसी में प्रतिभा होती है, तुम्हें कैसे नहीं हो सकती? जब तक कोई मार्शल कलाकार था, उनमें सभी में प्रतिभा होती थी। बस इतना था कि क्या इस तरह की प्रतिभा साधना के लिए उपयुक्त थी? क्या यह उपयोगी थी? अधिकांश मार्शल कलाकारों की प्रतिभा बेकार थी, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं होता जहां यह बिल्कुल बेकार हो। आर्यन ने मंच के नीचे शिष्यों के उपहास की परवाह नहीं की। उसके लिए ये लोग जो उसका उपहास कर रहे थे, वे सिर्फ मार खाने के लिए कह रहे थे, और उसने कहा, मुझे नहीं पता कि मेरी प्रतिभा क्या है। तुम अपनी प्रतिभा तक नहीं जानते, शस्त्र पंथ के गुरु ने व्यंग्य किया और कहा, तो तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हें अपनी प्रतिभा तक नहीं पता, और फिर भी तुम्हें यहाँ खड़े होने की योग्यता है। जल्दी से नीचे उतरो। आर्यन ने कहा, मुझ में प्रतिभा नहीं है, लेकिन मेरे पास दूसरी चीजें हैं। अभी अभी गुरु ने यह भी कहा कि यह प्रतिभा, रक्तवंश, गति और शक्ति का एक व्यापक मूल्यांकन है। वाकई, प्रतिभा केवल उन चीजों में से एक थी जो किसी की ताकत को दर्शाती थी। लेकिन सामने वाले लोगों ने केवल अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, क्योंकि भीतरी पंथ के गुरुओं की नज़र में प्रतिभा की ताकत ही सब कुछ तय करती थी। हाँ हाँ हाँ। शस्त्र पंथ के गुरु जोर से हंसे और कहा, तुम्हारे पास प्रतिभा तक नहीं है, तुम अपनी ताकत और गति क्यों दिखा रहे हो? जल्दी से नीचे उतरो, हमारा समय बर्बाद मत करो। गुरु होंग, नियम हमने ही बनाए हैं। हम अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकते। एक गुरु ने आर्यन की मदद की और कहा, तुम क्या दिखाना चाहते हो? आर्यन ने कहा, ताकत, गति ठीक है। आर्यन के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह नहीं जानता था कि उसकी प्रतिभा क्या थी। जहां तक उसके रक्तवंश का सवाल था, वह उसे भी नियंत्रित नहीं कर सकता था। इसलिए वह केवल अपनी ताकत और गति का प्रदर्शन करना चुन सकता था। लेकिन प्रतिभा न होने से भीतरी पंथ के गुरुओं पर पहले ही एक बुरा प्रभाव पड़ा था। भले ही उसकी ताकत उसी स्तर के मार्शल कलाकारों से अधिक थी, उसे ज्यादा अंक नहीं मिल पाते। ठीक है तो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास प्रतिभा नहीं है और एक बेकार रक्तवंश है, तो भी अगर तुम्हारी गति और ताकत औसत मार्शल कलाकार से ज्यादा है, तो तुम्हें एक अच्छा अंक नहीं मिलेगा, गुरु ने याद दिलाया। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। कृपया अपना प्रदर्शन शुरू करें, गुरु ने धीरे से कहा। चारों ओर के गुरुओं को देखा और कहा, उसे एक मौका दो। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो
तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो, और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM